What is up bros, this is Jay back with another video। और भाइयों पार्ट 2 के लिए तुमने इतना ज़्यादा मुझे रिक्वेस्ट किया है कि मैं आज ही शूट करने वाला हूँ इसको, होपफुली आज ही अपलोड भी कर पाऊंगा। एंड आई एम गोइंग टू वॉच द वीडियो ऑन 1.25x क्योंकि लास्ट वाला वीडियो जो है वो 1 घंटे का बन गया, 1 घंटे से ऊपर का, और ये वाला वीडियो जो है वो 35 मिनट 40 सेकंड का है। तो बीच बीच में मैं ऐसे ही बोलूँगा जैसे अभी बोल रहा हूँ, तो वो फिर से 1 घंटे का हो जाएगा। तो मेरी कोशिश है कि वो जल्दी समाप्त हो जाए। ऑल्सो मैंने कुछ कॉमेंट्स देखे जो मुझे बताने की कोशिश कर रहे थे कि भाई ध्रुव राठी जो है वो कुछ जगहों पर मैनिपुलेटिव हो जाता है और उसका बायस ऊपर आता है। भाई मैंने थ्रू आउट वीडियो 2-3 बार ये बात बोली है कि मुझे ये पता है कि एल्विश यादव अपनी जगह बायस्ड है, ध्रुव अपनी जगह बायस्ड है। अनबायस्ड होने जैसी चीज़ कोई एग्जिस्ट नहीं करती, स्पेशली जब तुम एक डिबेट में हो। तो आई नो दैट, बट मैं उन चीज़ों को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ ज़्यादा क्योंकि मुझे उन तरह के कॉन्वर्सेशंस में पढ़ना नहीं है। तो इसीलिए अगर तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इसीलिए जा रहे हो कि मैं ध्रुव राठी को तुम्हें लग रहा है सपोर्ट कर रहा हूँ या फिर एल्विश को हेट दे रहा हूँ, तो प्लीज़ इस चीज़ के लिए सब्सक्राइब मत करके जाओ। मैं दोनों साइड्स पे किसी भी साइड पे नहीं हूँ। सब्सक्राइब ओनली फॉर माई कंटेंट। अगर तुम्हें मेरी बातचीत पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करो। ना मुझे एल्विश यादव से कोई हेट है, ना मुझे ध्रुव से कोई प्यार, ठीक है? तो लेट्स जंप इन। पकड़ लिया, अभी तो और झूठ पकड़ने बाकी है। फिर आते हैं मेरे आम आदमी पार्टी के कनेक्शंस पर। गोदी यूट्यूबर्स की फेवरेट कंस्पिरेसी। तुझे करंट इसलिए लग रहा है क्योंकि तेरे मुंह में राम है और दिल में नाथू राम है। पोशम पा भाई पोशम पा, लाल किले में क्या हुआ, 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, ठीक है? नमस्कार दोस्तों, हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में गांव है क्या ये बैठ के कहावत लिख रहे थे क्या कि भाई क्या क्या बच गया जिसपे लोगों को हंसी आएगी? घड़ी यहाँ एक्सकवेशन हुई तो पता चला कि यहाँ 7-8 हजार साल पुरानी एक सिविलाइजेशन रहा करती थी। लेकिन कमाल की बात देखिए कि वो सिविलाइजेशन आज तक एल्विश यादव की गली तक नहीं पहुंची क्योंकि ये बेवकूफ आज भी अनसिविलाइज। हे भगवान, मैं को भाई ये एंशिएंट सिविलाइजेशन की बात क्यों कर रहा है? आई न्यू कहीं से कनेक्ट आएगा। कहीं गाली गलौज करना, कहीं मारपीट करना, नफरत फैलाना, नशे करना, युवाओं को बैटिंग की आदत लगवाना, लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करना, ये सब इसके रोज के कारनामे हैं। और इसके क्रिंज कंटेंट को जब व्यूज ना मिले तो बीच बीच में ध्रुव राठी के ऊपर वीडियो बना लो। ये तो वैसे भी गोदी यूट्यूबर्स की मीडिया टेक्निक है। मुझे लगता है कि ऐसे यूट्यूबर्स की बेवकूफी। साउंड इफेक्ट सुनो। सुनो सुनो। ध्रुव राठी के ऊपर वीडियो बना लो। ये तो वैसे भी इन गोदी यूट्यूबर्स की निंजा टेक्निक है। मुझे लगता है कि ऐसे यूट्यूबर्स की बेवकूफी एक्सपोज करी जानी चाहिए जनता के सामने, ताकि लोगों को पता तो लगे अगर वो ऐसे यूट्यूबर्स को फॉलो करते हैं तो वो कितने बड़े बेवकूफों को फॉलो कर रहे हैं। हालांकि वो अलग बात है, इन यूट्यूबर्स को खुद कोई फर्क नहीं पड़ना क्योंकि एल्विश जैसे बेशर्म लोग मानते हैं कि बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो होगा। अच्छा भी हुआ और बुरा भी हुआ। बुरा क्या क्या हुआ? बुरा यही हुआ कि मीम्स बन रहे थे, हंस रहे थे। ये तो अच्छी बात है, पब्लिसिटी होती है। पिछले वीडियो के बाद यहाँ पता क्या है, एक एल्विश की मैं बात कहूँगा तुम्हें यहाँ पे। जब उसने देखा कि उसका फ़ैन जिसने उसका नाम लिया वो इतना बुली हो गया है, तो उसने उसको प्लेग्राउंड में भी इनवाइट किया। उसने उसको अपने गाने में, जो एक गाना इसने बनाया था ना, छोरे हरियाणे वाले, इसके साथ भाई वो जो अपना फिटनेस इन्फ्लुएंसर था ना 75 हार्ड वाला, अंकित बैनपुरिया, उसके साथ जब वो गाना बनाया तो उसमें भी उसको एंड में शाउट आउट दिया एंड दोबारा से उसके साथ वीडियो में बैठा है। तो ऐसा नहीं है, ही इज़ ट्राइंग टू डिफेंड हिम फ्रॉम ऑल द बुलिंग दैट्स हैपनिंग ऑन द इंटरनेट। तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगी। बट हाँ, ये एल्विश की सोच से झलकता है। कई जगहों पे उसकी ऐसी स्टेटमेंट रही है जहाँ से पता चलता है फॉर हिम इवन नेगेटिव पब्लिसिटी इज़ पब्लिसिटी। उसको मैटर नहीं करता, वो बस स्पॉटलाइट में रहना चाहिए। ये चीज़ थोड़ी टॉक्सिक होती है। इसे एक इंसान की नहीं, हमारे समाज में जितनी भी गलत चीजें हो रही हैं, मेरा मानना है कि ये एक एल्विश यादव की पर्सनैलिटी उन सब गलत चीजों का पर्सोनिफिकेशन है। ऐसे लोग हमारे समाज के लिए, देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं और इस एक को सुधार दिया तो उसका असर हमें लाखों करोड़ों लोगों पर देखने को मिलेगा। तो आइए इस वीडियो के फर्स्ट हाफ में सबसे पहले इसके कुछ और झूठ पकड़ते हैं और सेकंड हाफ में इसे सुधारने का काम चालू करते हैं। थोड़ा अपना भी दिमाग लगा लो यार, अभी वीडियो खत्म नहीं हुई, अभी तो बहुत। मैं नहीं मानता, इट्स जस्ट यू वर्सेस एल्विश। ये मतलब मैं वही बात है ना, मैं पॉलिटिक्स की तरफ नहीं सोच रहा हूँ इस चीज़ को। मैं बस ऐसे सोच रहा हूँ कि ये बस ध्रुव वर्सेस एल्विश है और उसमें कौन टॉप पे आता है बस ये मैटर करता है। उससे कोई समाज सुधार नहीं होने वाला, ये एक रियलिटी है। ऐसा नहीं है, एल्विश जो कर रहा है ना, तुम्हें व्लॉग्स में बस दिख रहा है। हरियाणा में और दिल्ली में ये चीज़ें बहुत कॉमन है। जो लोग रहते हैं इन जगहों पे, तुम लोग जानते हो भाई, ये चीज़ें, ये हुक्के पीने, ये नशे करने, सट्टेबाजी, इन चीज़ों को नॉर्मलाइज किया जाता है इन जगहों पे। तो कोई समाज सुधार नहीं होने वाला। आई एम टेलिंग यू दिस। बच्ची होगी, मुझे पता नहीं कितनी बड़ी वीडियो हो चुकी है अभी तक, बट अभी आएंगे और भी पॉइंट्स हैं। पर हाँ, ये किसी की बेइज्जती करने के लिए और किसी को डाउन करने के लिए बेसिकली एक अच्छा टैक्टिक है एक डिबेट में। पिछले वीडियो में इसका बेवकूफी काउंटर 9 पर था, तो वहीं से कंटिन्यू रखते हैं। एल्विश कहता है कि मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में पोर्नोग्राफिक कंटेंट शेयर किया। और एथिक्स की बात करने वाला हमारा ध्रुव भाई टेलीग्राम ग्रुप में पोर्नोग्राफिक कंटेंट शेयर करता था, जिसके चक्कर में टेलीग्राम ने इनका ग्रुप बैन कर दिया।
देख एल्विश, हर इंसान के पास यहाँ एक चीज होती है जिसका नाम है दिमाग। अगर तू इस चीज का थोड़ा सा भी इस्तेमाल कर लेता तो अपने आप से पूछता कि आखिर मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में पोर्नोग्राफिक कंटेंट क्यों शेयर करना चाहूंगा, मुझे क्या मिलेगा ये करके। ऑब्वियसली ये चीज झूठ है और मैंने ऐसा कभी नहीं किया। कुछ साल पहले टेलीग्राम पे एक बड़ा कॉमन बग था, गूगल पर सर्च करके देख टेलीग्राम पोर्नोग्राफिक। फॉर रियल भाई, मतलब वो होता है ना कि बच्चों को एक दूसरे के अगेंस्ट कुछ भी मिल जाए, जीतने के लिए आर्ग्यूमेंट में कुछ भी बोलना है। तो एल्विश ने कुछ ऐसा काम किया, क्योंकि अगर कोई इतना सा भी दिमाग ये लगाता ना उस थॉट के लिए, तो रियलाइज़ होता कि भाई इस लेवल का बंदा जिसको लोग जानने लग गए उसकी शक्ल से, उसके नाम से, वो बंदा ऐसा अपने पैर में कुल्हाड़ी क्यों मारेगा। बट आई थिंक क्योंकि एल्विश खुद के लिए ऐसा काम करता है, उसको लगा ध्रुव भी कर रहा होगा। पर रेडिट पर ढेर सारे लोग मिल जाएंगे जो इस चीज को लेकर कंप्लेन कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो गया, जबकि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। एनीवेज, फिर एल्विश मेरी टीम की बात करता है, कहता है कि मेरी टीम में 3 लोग हैं। ये अपनी वीडियो लिखो। इट इवन हैपेंड ऑन इंस्टाग्राम इन 2022। पता नहीं कोई किसी बच्चे की वीडियो, कुछ ठीक है इनएप्रोप्रिएट वीडियो जो है वो वायरल होनी शुरू हो गई थी। और वायरल तो क्या ही हुआ था, लोगों ने उसको शेयर करना शुरू कर दिया था अपने पर्सनल चैट्स में। तो जिस इंसान ने उस वीडियो के साथ इंटरेक्ट किया था उन सब के अकाउंट सस्पेंड हो गए थे। मेरे कुछ दोस्तों के भी हुए थे। तो हाँ, ये सब चलता रहता है, काफ़ी कॉमन है ये। आता है विजेता दहिया से, समझ रहे हो, वो एक मूवी डायरेक्टर है और इनकी टीम में 3 बंदे काम करते हैं, राहुल, अक्षय और मानव। इस चीज को लेकर कई इंटरव्यूज में मैंने बहुत बार बात करी और बार बार एक ही चीज कही है कि मेरी टीम में 10 से 15 लोग हैं। अरे बेसिक लिटरेसी चाहिए, कम से कम एक इंटरव्यू ही देख लेता मेरे ऊपर वीडियो बनाने से पहले। आपकी टीम कितनी बड़ी है? मैंने 50-100 लोग हैं, कितने लोग हैं? 50-100 तो नहीं है, 10 हैं, 10-11 हैं मैं कहूँगा। ऊपर से तुझे काउंटिंग करनी भी आती है, वो भी मैं सिखाऊं, क्योंकि पहले तू कहता है मेरा एक रिसर्चर है विजेता, फिर कहता है मेरी टीम में 3 लोग हैं, राहुल, अक्षय और मानव। तो ये 3+1 4 नहीं हो जाता? कम से कम काउंटिंग ही कर लेता। और कोई न्यूज चाहिए अपनी टीम के बारे में तो डू लेट मी नो। नहीं, और कोई न्यूज तो तू बाद में दियो, पहले तू 1 2 3 4 तक की काउंटिंग करना सीख ले। अपनी फिंगर्स का इस्तेमाल कर सकता है, 1 2 3 4, इससे आसान हो जाता है काउंटिंग करना। मैंने जब ये वीडियो का ये वाला पार्ट देखा था ना, एल्विश ने जब ये बोला कि कोई न्यूज़ चाहिए अपनी टीम, आई क्रिंज्ड आउट भाई, आई क्रिंज द एफ आउट। मैंने कहा यार ये क्यों इतना, पता क्या है, जब तुम ऐसे पंगे में पड़ रहे हो ना जहाँ उल्टा रिस्पॉन्स भी आ सकता है कुछ चीज़ों को लेके, और तुम्हारा बस एक स्पेकुलेशन है, तुम्हारे किसी जानकार ने या किसी खबरी ने तुम्हें बताया कि ऐसा ऐसा सीन है, तो ऑलवेज स्टे हम्बल वाइल प्रोवाइडिंग पीपल विद द फैक्ट्स इन योर वीडियो। क्योंकि अगर तुम गलती से भी प्रूव हो जाता है ना, तो ये इस तरह से मजाक बन जाएगा तुम्हारा। कितना कॉन्फिडेंस है, उसने शक्ल देखो उसकी। अगर अपने टीम के बारे में और कुछ चाहिए होता है कम से कम काउंटिंग ही कर लेता। और कोई न्यूज चाहिए अपनी टीम के बारे में तो डू लेट मी नो। नहीं, और कोई न्यूज तो तू बाद में दियो, पहले तू 1 2 3 4 तक की काउंटिंग करना सीख ले। अपनी फिंगर्स का इस्तेमाल कर सकता है, 1 2 3 4, इससे आसान हो जाता है। हे भगवान। सबसे कमाल की बात, बाकी टीम मेंबर्स के जो नाम इसने बताए वो भी गलत है। अच्छा आगे चले तो एल्विश कहता है कि मैंने एक फेक क्रिप्टो करेंसी कॉइन की प्रमोशन हाँ, की। इसको ये क्रिप्टो मुद्दा करेंसी भी नहीं पता, उसके बावजूद ये लोगों के पैसे एक स्कैम क्रिप्टो में लगवा देता। ब्रो, इससे पहले ध्रुव कुछ बोले, ठीक है, मैं मानता हूँ शायद ध्रुव से गलती हुई है, उसने गलत काम किया, बट पॉइंट आउट भी कौन कर रहा है? बेटिंग ऐप प्रमोट करने वाला बंदा, सट्टा जुआ प्रमोट करने वाला बंदा बोल भी कौन रहा है ये बात? चलिए इसका भी पूरा मामला क्लियर कर देते हैं। ये 3 साल पुरानी बात है, अक्टूबर 2021 की, जब मुझे इस कंपनी से ईमेल आई प्रमोशन के लिए। यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मैंने इस ईमेल का क्या रिप्लाई दिया। मैंने लिखा कि मुझे इस प्रोजेक्ट के पीछे के इन्वेस्टर्स कौन है वो जानने हैं, मुझे उनकी डिटेल्स चाहिए, और मुझे ये डिटेल्स चाहिए कि इनमें कोई चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स तो नहीं है, क्योंकि मैं चाइनीज कंपनीज को प्रमोट नहीं करता। फिर मैंने इनसे कहा एक कॉल करने को, तो इनके सीईओ ने मेरे साथ डायरेक्टली बात करी। इन्होंने मुझे बार बार अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाकर रीअश्योर किया कि जो भी मैं प्रमोट कर रहा हूँ वो सही चीज है, और प्रूफ के तौर पर इन्होंने इकोनॉमिक टाइम्स, मनी कंट्रोल, एनडीटीवी प्रॉफिट जैसे अखबारों में इन्होंने जो एडवर्टोरियल्स छापे थे वो भी दिखाए। तीसरा प्रमोशन आया था एक ऐसी एजेंसी से जिसके को फाउंडर खुद इंडिया के पॉपुलर यूट्यूबर्स में से है। ये एक एस्टैब्लिश्ड एजेंसी है जिसके साथ सभी यूट्यूबर्स रेगुलरली काम करते हैं, तो इसकी वजह से भी मेरी रीअश्योरेंस बढ़ गई। लेकिन बात कुछ ऐसी है दोस्तों कि मैं हूं तो एक इंसान ही, एक बायोलॉजिकल ह्यूमन बीइंग हूं मैं। मेरे अंदर कोई डिवाइन एनर्जी नहीं है कि मैं अंतर्यामी बन जाऊं जिससे मुझे पता लग जाए कि इस कंपनी के साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है। अब देखो, जो लोग मुझे कह रहे थे ना कि ध्रुव थोड़ा मैनिपुलेटिव है, भाई मैं उनको कह देता हूँ कि हाँ मैं जानता हूँ और ये इस चीज़ का प्रूफ है। लास्ट वीडियो में ध्रुव ने क्या बोला था कि नरेंद्र मोदी का यहाँ कनेक्शन थे, वहाँ कनेक्शन थे, जबकि मैंने ये चीज़ पॉइंट आउट की थी कि उनको नहीं पता था कि भाई कैसे पता होता कि भाई फ्यूचर में जाके राम रहीम के अगेंस्ट कुछ ऐसी एलिगेशंस बाहर आ जाएंगी कि पता चलेगा भाई वो बंदा ही पूरी तरीके से गलत है। उसने स्वच्छ भारत अभियान में अपना हाथ दिया और उसके लिए नरेंद्र मोदी ने उनको अप्रिशिएट किया उस इंसान को। अब यहाँ पे अपनी तरफ से ध्रुव ने सारी रिसर्च करने की कोशिश की, बट उसके बावजूद भी ऐसी गलती हो जाती है। तो यहाँ ध्रुव अपने आप को डिफेंड करने के लिए आर्ग्यूमेंट ये देता है कि मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूँ भाई, मैं कोई दैविक शक्तियाँ नहीं है मेरे पास कि मैं फ्यूचर देख लेता। तो द सेम चीज़, सेम तरह की चीज़ जिसके लिए उसने दूसरे इंसान को डाउन किया था, उस चीज़ पे खुद को डिफेंड कर रहा है यूजिंग द सेम लॉजिक। ये काम करता है ध्रुव, इस चीज़ को तुम देखना। पर यहाँ सीखने वाली बात यह है कि अगर वो बिना एग्जाम्पल्स के
और ये अभी कुछ शाहरुख खान की बात करेंगे, अभी कुछ अगर बिना एग्जाम्पल्स के या बिना इतना बिल्डअप दिए वो डायरेक्टली उस बात को बोलेंगे ना, तुम उसको पकड़ लोगे। पर जब इतने सारे चीज़ों के साथ और फैक्ट्स के साथ वो बात बीच में कहीं छुपी होगी ना, तो तुम पकड़ नहीं पाओगे कि हाँ ये ऑलमोस्ट सिमिलर ही बात है जिसके लिए इसने किसी और को क्रिटिसाइज किया था। ये चीज़ बहुत स्मार्ट है एक्चुअली। क्योंकि ये तो ऐसी बात हो गई जैसे कि शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन एवरेस्ट के मसालों की ऐड करते हैं और बाद में जब खबर आती है कि इन मसालों में कैंसरस केमिकल्स पाए गए तो आप शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन से पूछते हो कि ऐड क्यों करी आपने। हम नॉर्मल बायोलॉजिकल ह्यूमन बींग्स में फ्यूचर देखने की क्षमता नहीं होती अनफॉर्चुनेटली, लेकिन जब मुझे लगा कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है तो मैंने इस ऐड को हटा दिया, सारे लिंक्स को हटा दिया अपने वीडियोज से और एक नया स्टैंडर्ड सेट किया अपने लिए। इसके बाद से मैंने अपने आप से कहा कि मैं आज के बाद से किसी भी क्रिप्टो करेंसी कंपनी की प्रमोशन नहीं करूंगा और तब से लेकर आज तक कभी भी नहीं करी। 3 साल हो गए इस बात को। किन कंपनीज की मैं प्रमोशन करता हूं, किन की नहीं करता, इनको लेकर जो मेरे स्टैंडर्ड्स है मैं ओपनली आपको बता सकता हूं। पहला, आज तक किसी भी बेटिंग, गैम्बलिंग या फैंटेसी ऐप की प्रमोशन मैंने नहीं करी क्योंकि मैं नहीं चाहता कि देश के यूथ को जुआ खेलने की लत लग जाए। इन बेटिंग ऐप्स में करोड़ों युवाओं का पैसा और समय बर्बाद होता है, लेकिन उससे भी बड़ा नुकसान है उनके मेंटल फ्रेम का डिस्टर्ब हो जाता है। दूसरा, कभी भी किसी गुटखा, पान मसाला, सिगरेट की प्रमोशन नहीं करी। तीसरा, किसी भी चाइनीज कंपनी की प्रमोशन नहीं करी। चौथा, किसी भी फास्ट फूड, सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी की प्रमोशन नहीं करी शाउट आउट टू अजय देवगन भाई, सुबह केसरी। जिससे हेल्थ पर हानिकारक इंपैक्ट पड़ता हो लोगों की। मैं जानता हूं कि करोड़ों लोग मुझे फॉलो करते हैं और किसी भी सेंस में, किसी भी एस्पेक्ट में इन करोड़ों में से किसी एक इंसान पर भी मैं बुरा असर नहीं डालना चाहता। नहीं भाई, बट ये एक्चुअली चीज़ें कमेंडेबल है क्योंकि स्पेशली ये जो गलत चीज़ें प्रमोट करने वाली कंपनी जो होती है ना, ये अंधा पैसा ऑफर करती हैं, अंधा पैसा कि हम आपको इतने लाख, इतने ले लो हमसे, इतना करोड़ ले लो, 3-4 वीडियो में हमारा नाम दे देना, बस इस तरीके से ये पैसा फेंकते हैं भाई लोगों पे। एंड दिस इज़ द रीज़न वाई बहुत सारे यूट्यूबर्स डिनाई नहीं करते उनके उस ऑफ़र को, क्योंकि पैसा इतना फेंकते हैं ये लोग। तुम सोचो भाई ये नशे की इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। किसी भी एस्पेक्ट में इन करोड़ों में से किसी एक इंसान पर भी मैं बुरा असर नहीं डालना चाहता। मैं चाहता हूं कि और इन्फ्लुएंसर्स, एक्टर्स और यूट्यूबर्स मेरे से प्रभावित होकर यही सेम स्टैंडर्ड सेट करें ताकि समाज पर एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ सके। और एल्विश जैसे लोग बिल्कुल दूसरे एक्सट्रीम में हैं जो पैसे का लालच दिखाकर कुछ भी बकवास प्रमोट कर देंगे। वर्ल्ड T20 चैंपियनशिप पे कोई आपका ओपिनियन मांगे तो भैया सीधा मना कर दो कि भैया हम ना दे रहे, हम देंगे और वहां पे जीतेंगे बढ़िया, ठीक है। एल्विश इन कंपनीज को प्रमोट कर रहा है। एग्जैक्ट भाई इस बंदे की ऑडेसिटी देखो तुम, सेम वीडियो में जहां पे ये एक बंदे को क्रिटिसाइज कर रहा है किसी क्रिप्टो करेंसी को प्रमोट करने के लिए, उस सेम वीडियो में ये बंदा बेटिंग ऐप को प्रमोट कर रहा है। दी ऑडेसिटी भाई, कोई इतना बेशरम कैसे हो सकता है? मैं तो बस ये पूछ रहा हूँ। ये स्किल है एक्चुअली, ये लाइफ स्किल है। जब तुम इतना बेशरम हो जाओगे ना, उस दिन तुम सक्सेसफुल भी जल्दी होना शुरू हो जाओगे, बट वो कितने दिन रहेगी सक्सेस इसका कुछ नहीं पता। और वहां पे जीतेंगे बढ़िया, ठीक है। एल्विश इन कंपनीज को प्रमोट कर रहा है। एग्जैक्टली इन्हीं कंपनी से मुझे भी ऑफर आए हैं बार बार प्रमोशन के। 20-20 लाख रुपए तक इन्होंने ऑफर किए, लेकिन मैं अपना जमीन नहीं बेच सकता। इसी चीज को मैंने 20 लाख एक वीडियो के, डैम भाई डैम। मैं कह रहा हूँ ना, बहुत पैसा फेंकती हैं कंपनीज इन यूट्यूबर्स पे, बहुत ज्यादा। डिटेल में इस वाले वीडियो में समझाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। और एल्विश इसी चीज की बात मैंने अपने YouTube कोर्स में भी करी है। मैंने देखा पिछली बार डिस्काउंट देने के बाद भी तूने कोर्स लिया नहीं। चल ऐसा करते हैं, तेरे लिए डिस्काउंट थोड़ा और बढ़ा देते हैं। अब एल्विश 40 की जगह एल्विश 420 कूपन कोड इस्तेमाल कर। इससे 420% ऑफ तो नहीं मिलेगा क्योंकि वो पॉसिबल नहीं होता, उतनी मैथ्स में जाने बोहेमिया का 420 गाना याद आ गया मुझे। वो तुझे समझ में नहीं आएगा। इससे 42% ऑफ मिलेगा, तो देख ले, अच्छा मौका है। और दोस्तों अगर आप भी इंटरेस्टेड हो, आपके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं आपको कुछ हंसी आ रही है, इसको हंसी आ रही है। रोक रहा है हंसी भाई अपनी। रिव्यूज दिखाना चाहूंगा लोगों के जिन्होंने इस कोर्स को अभी तक लिया है, कितना बढ़िया फीडबैक रहा है उनका। मैंने आज ही अपना आपका ये कोर्स फिनिश किया है, बहुत अच्छा लगा। इसमें मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी है, जैसे आइडियाज फॉर नीश टॉपिक। All the aspects which can be there for a YouTuber are there in terms of how to grow, how to earn, what are the stresses, what are the challenges. And the best part was कि इस कोर्स में पूरी तरह से आपने अपनी लाइफ जर्नी को कनेक्ट किया है। मतलब जितने भी एग्जांपल्स आपने दिए हैं वो आपके खुद के एग्जांपल्स थे। You are among the best in the business, which is why I decided to learn from a young teacher like you. मुझे नहीं लगता इस कोर्स को खरीदने के बाद मुझे कोई और कोर्स खरीदने की जरूरत पड़ेगी। इस कोर्स से एक चीज मेरे को सीखने को मिला, जो मैं काफी सालों से कंफ्यूज था ये सब चीज लेके। फर्स्ट एंड फॉल मेरा नीश, सेकंड कैसे क्या करना, कैसा टाइमिंग, स्पेशली आपका काइंड मास्टर हैक जो उसका, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये देश का शायद से सबसे पहला इतना डिटेल्ड कोर्स है जो आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाता है कि कैसे आप YouTube को अपनी पार्ट टाइम जॉब या फुल टाइम करियर बना सकते हैं। इसमें 0 to 100 सब कुछ सिखाया गया है इस करियर के बारे में, और आपको स्पेसिफिकली 20 अलग अलग नीश के एग्जांपल्स भी बताए गए हैं। ऐसी फील्ड्स जिनमें मुझे लगता है कि एक सक्सेसफुल YouTube चैनल बनाया जा सकता है, लेकिन आज के दिन उन फील्ड्स में कोई YouTube चैनल एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं या फिर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और कूपन कोड है एल्विश 420। टॉपिक पर वापस आए तो एल्विश मेरी DW के साथ भी कोई नई कंस्पिरेसी बनाने की कोशिश करता है। DW और ध्रुव राठी
पार्टी का कोलैब आता है जिसको DW के बारे में नहीं पता, तो DW के ऊपर एक वीडियो अपलोड होती है, एक डॉक्यूमेंट्री अपलोड होती है जिसके अंदर वो दिखाते हैं कि कैसे इंडिया के अंदर हिंदूज मुस्लिम्स को अटैक करते हैं। और जैसे सारी न्यूज पोर्टल्स करते हैं, एक साइड की स्टोरी दिखाते हैं, तो हमारे DW ने भी एक साइड की गाइस। How is Dhruv going to defend himself on this? क्योंकि DW एक्चुअली ये काम करता है। दूसरी साइड देखेगा नहीं तो दिखेगी भी नहीं ना। इसने एक वीडियो का थंबनेल लगाकर ये दिखा दिया कि तो सिर्फ मोदी के खिलाफ वीडियोस बनाते हैं। ऐसी 2 थंबनेल लगाकर मैं भी कह सकता हूं Modi's rise explained. G7 leaders seek closer ties with India. India's superpower plan, Incredible India, exploring Delhi. मैंने बाकी 3 वीडियोस तो नहीं देखी हैं, बट मैंने ये वाली देखी हुई है, हाउ नरेंद्र मोदी मेड हिमसेल्फ अनबीटेबल वाली। तो इसमें भी DW ने यही काम किया है। उन्होंने हिंदूज़ को मुस्लिम्स पे अत्याचार करते हुए दिखाया है कि एक्सट्रीमिस्ट सोच वाली, मतलब इनिशियली तुम्हें लगेगा बहुत पॉजिटिव नोट पे वीडियो स्टार्ट हो रही है, बट समवेयर इन द मिडल मेरे ख्याल से 15 मिनट या 16 मिनट के बाद वीडियो में पूरा राम मंदिर वाला एक टॉपिक उठता है, और उसमें फिर ये स्टार्टिंग से ही RSS वाला कनेक्ट जो है ये धीरे धीरे हिंट कर रहे होते हैं उस चीज़ पे, जितनी बार भी नरेंद्र मोदी का नाम लिया गया है। एंड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑन ये बिल्कुल उसमें घुस जाते हैं, जो लड़ाइयाँ दिखाते हैं बेसिकली हिंदू मुस्लिम्स की, मोस्टली हिंदूज़ को मुस्लिम्स पे अत्याचार करते हुए। तो वहाँ मुझे लगा कि हाँ, इन्होंने बहुत स्मार्ट तरीके से उस अपने एक एजेंडा को ना अंदर स्लिप इन कर दिया। फिर मैंने जब इसके लाइक्स डिसलाइक्स चेक किए थे, तो लास्ट आई चेक्ड दिस वीडियो, इसके लाइक्स डिसलाइक्स ऑलमोस्ट बराबर थे। मतलब अगर 8,000 7,000 इसके लाइक्स होंगे तो करीब 6,500 7,000 इसके डिसलाइक्स भी थे। तो अ लॉट ऑफ पीपल आर डिसएग्रीइंग विद दिस वीडियो, और उन्होंने ये चीज़ नोटिस की है। तो नॉट अ वैलिड पॉइंट अगर वो इस थंबनेल की पर्टिकुलरली बात कर रहा है। ये देखो, DW ने तो सिर्फ मोदी के फेवर में ही वीडियोस बनाए हैं। इसके अंदर एक जर्नलिस्ट है इरफान मेहरा कि DW के लिए ये फेवर में नहीं था, ये ऑन सरफेस फेवर में था। और अगर तुम उस वीडियो का थंबनेल देखोगे ना, तो बड़ा ऐसे सिनिकल सा फेस लगा रखा है मोदी का, तो तुम्हें लगेगा यार प्राइम मिनिस्टर ये कैसे गंदी सी फोटो लगा रखी है, प्राइम मिनिस्टर की डार्क सर्कल्स वाली। तो काफ़ी चालाकी से सबलिमिनली उन्होंने उस चीज़ को हिंट किया है लोगों के दिमाग में कि ही इज़ नॉट द राइट पर्सन। काम करता है। एक बार फिर से अनपढ़ एल्विश को नाम पढ़ना नहीं आया। इनका नाम इरफान मेहरा नहीं, इरफान महराज है। एक जे आता है एंड में, पूरे वीडियो में ये मेहरा 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 करते रहता है। बराबर ही तो है, सब बराबर है। बराबर ही तो नहीं है एल्विश, सब बराबर नहीं होता। ये पता किस किस के लिए काम करता है? ये काम करता है DW के लिए, TRT के लिए, द अरब के लिए, द अरब के लिए। पूरी दुनिया में द अरब नाम का कोई मीडिया हाउस एग्जिस्ट नहीं करता। शायद से द न्यू अरब बोलना चाह रहा था यहाँ पर, लेकिन कोई नहीं। जब आदमी इतना अनपढ़ होता है तो गलती हर सेंटेंस में होती है। के खिलाफ पेंडा फैलाने के लिए अनपढ़ वाली बात को नहीं छोड़ रहा ना ध्रुव बिल्कुल भी। ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी और पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी ISI ने साथ मिलकर TRT स्टार्ट किया है। हाय राम, एक बार फिर से ये अनपढ़ एल्विश पढ़ नहीं पाया। मुझे तो डाउट होता है कि इसने स्कूल से पास आउट भी किया या नहीं किया, क्योंकि पिछले 30 सेकंड में मेरे ख्याल से 3 बार तो अनपढ़ बोल दिया ध्रुव ने। क्या आर्टिकल में कहीं नहीं लिखा जो इसने पीछे। Turkish intelligence agency and Pakistan's ISI creates anti-India propaganda team by hiring Pakistani and Kashmiri journalists through TRT World. अच्छा ठीक है, तो पाकिस्तानी और कश्मीरी जर्नलिस्ट्स को हायर करके TRT वर्ल्ड के थ्रू टर्किश और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की है, और इसने ये बोल दिया है कि TRT वर्ल्ड को बनाया मिलके। ये गलती हुई है। ठीक दिखा रखा है कि ISI ने साथ में मिलकर टर्की के TRT वर्ल्ड शुरू किया है। आर्टिकल में लिखा है टर्की इंटेलिजेंस एजेंसी और ISI साथ में मिलकर एक प्रोपेगेंडा टीम शुरू कर रहे हैं TRT वर्ल्ड के थ्रू। ये नहीं कि TRT वर्ल्ड ही शुरू कर रहे हैं। अब वो अलग बात है दोस्तों कि आर्टिकल भी फर्जी है, क्योंकि ये फर्जी न्यूज वेबसाइट ने लिखा है, नहीं कि गोदी वेबसाइट ने। लेकिन उसकी बात कम ऑन ब्रो, कम ऑन। ऐसे तो पता क्या, ऐसे तो सारे आर्टिकल्स फर्जी हैं। हर आर्टिकल तुम्हारे ओपिनियन से अलाइन नहीं करेगा, है ना। कोई राइट साइड पे होगा, कोई लेफ्ट साइड पे होगा, बट चलो ठीक है। मतलब बेइज्जती करने के लिए इस टाइम पे तुम्हें हर चीज़ पे पॉइंट ढूंढने हैं, तो ठीक है, मैंने मान लिया। पर अब तक मैं देख रहा हूँ पर्सनल इंसल्ट ज़्यादा आ रहे हैं और मैं बेसिकली वही एंजॉय कर रहा हूँ। आई एम नॉट हियर फॉर पॉलिटिक्स। किसी और वीडियो में करेंगे, नहीं तो बहुत लंबा खिंच जाएगा। एंटी इंडिया लिखो, प्रोपोगेंडा फैलाओ, प्रोपोगेंडा फैलाओ। प्रोपोगेंडा नहीं एल्विश, प्रोपेगेंडा होता है। मुझे पता था प्रोनाउंसिएशन पे आएगा।
है नहीं, हाँ। एनआईए ने इरफान मेहरा को लास्ट ईयर अरेस्ट करा था क्योंकि इसके तार आतंकवादी ये जो क्या कहते हैं संगठन इनके साथ जुड़े हुए थे भाई। ये जितने भी बड़े बड़े अलकायदा पलकायदा होते हैं ना भाई यार, उनके साथ अलकायदा पलकायदा अलकायदा पलकायदा यार, तू कुछ भी बकवास किए जा रहा है जो तेरे मन में आ रहा है। नहीं, इरफान महराज कभी अलकायदा के साथ काम नहीं कर रहा था। इनफैक्ट इरफान महराज का जो अरेस्ट किया है एनआईए ने, उसे पॉलिटिकली मोटिवेटेड बताया गया है कई सारे इंटरनेशनल ग्रुप्स के द्वारा। इन्हें यूएपीए के अंडर अरेस्ट किया गया है, एक ऐसा अरेस्ट जिसका कन्विक्शन आज तक साबित नहीं हुआ है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी कहा है कि इंडियन गवर्नमेंट को इन्हें तुरंत रिलीज कर देना चाहिए, ये एक गलत अरेस्ट है। वैसे अरेस्ट से याद आया एल्विश, तू भी कुछ महीने पहले रो रहा था कि तेरा अरेस्ट हो गया, मीडिया वाले तेरे खिलाफ गलत खबरें चला रहे हैं और तू खुद यही काम कर रहा है आज यहाँ पर। मैं नहीं जानता कि तेरा ये जो स्नेक वेनम वाला केस है, गमला चोरी वाला केस है, इसमें कितनी सच्चाई। गमला चोरी वाला केस, गाइस अपडेट मी ऑन दिस। स्नेक वेनम केस मुझे पता था, गमला चोरी केस कहां से आ गया? इतने बुरे दिन आ गए क्या यूट्यूबर्स के गमले चुरा रहे हो? वो तो कोर्ट में साबित हो जाएगा। लेकिन अगर तेरे खिलाफ कोई फर्जी केस निकला और फिर भी पुलिस वालों ने तुझे अरेस्ट कर लिया तो फिर मत रोइयो, क्योंकि तेरे को बचाने कोई ह्यूमन राइट्स वॉच नहीं आएगा। गोदी मीडिया भी तेरे फेवर में खबरें नहीं चलाता है वैसे। मीडिया किसी की सगी नहीं है भाई। इसलिए कहावत सुनिए ना, जिनके घर शीशों के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर ना फेंका करे। प्रॉब्लम ये है कि तू दूसरों का दर्द नहीं समझ सकता, तुझे बस दूसरों। गाइस एकदम से कुछ याद आया, शाउट आउट टू सीधे मौत भाई। उनका एक ट्रैक आया अभी रिसेंटली बीफ में, कांचों के घर। जिसने नहीं सुना ना सुनो भाई, बहुत खतरनाक, बहुत हैवी ट्रैक है वो पूरा बीफ बहुत तगड़ा था एसओएस और सीधे मौत का। को रोस्ट करना, एंटी नेशनल घोषित करना आता है, और जब यही चीज तेरे साथ होने लग जाए तो तू रोना शुरू कर देता है। कमाल की बात यह है दोस्तों कि ये इस सबसे मेरा क्या कनेक्शन जोड़ने की कोशिश कर रहा था। ये कहता है कि इरफान महराज डीडब्ल्यू के लिए आर्टिकल्स लिखता था और मैं डीडब्ल्यू के लिए ट्रैवल वीडियोस बनाता हूँ। ये है हमारा कनेक्शन। बताओ क्या लॉजिक है। तू बिग बॉस में गया था, डॉली बिंद्रा भी बिग बॉस में गई थी। तेरे लॉजिक से तो डॉली बिंद्रा और तू जिगरी दोस्त हो गए। ठीक है, फिर आते हैं मेरे आम आदमी पार्टी के कनेक्शंस पर। सेम लॉजिक से, क्योंकि मेरे ख्याल से सीजन सेम था, तो मैं कह सकता हूँ कि पुनीत सुपरस्टार ने बिग बॉस के घर में जो पॉटी की थी उसका इल्जाम पूरा पूरा एल्विश यादव पे। यूट्यूबर्स की फेवरेट कंस्पिरेसी, न्यूट्रल राठी। देखो वैसे एक बेवकूफी काउंटर तो इसका भी बनता है। ये बंदा पूरा वीडियो बना रहा है मेरे ऊपर, लेकिन मेरे नाम की स्पेलिंग ढंग से लिखनी नहीं आई इसे। राठी में मैं आई करके नहीं, डबल ई करके लिखता हूँ। 21 दिसंबर 2014 को इसने आम आदमी पार्टी के लिए गाना बनाया 5 साल की। इस वीडियो में he did not get a single name right, और जिसकी स्पेलिंग भी सही लिखी हुई थी वो या तो इंसान कोई और था या फिर इसने मिस प्रोनाउंस कर दिया। भाई ये क्या यार, क्या बनाई है ये वीडियो इस बंदे ने। एल्विश, किस एंगल से मैं तुझे सिंगर लगता हूं कि मैं आम आदमी पार्टी के लिए गाना बनाऊं, वो भी आज से 10 साल पहले। इस गाने को जरा सर्च करके देख ले यूट्यूब पर डाल। मैं किस एंगल से तुझे सिंगर लगता हूं? साल केजरीवाल गाना एक्चुअली में फेमस बॉलीवुड सिंगर विशाल ददलानी ने। बॉलीवुड म्यूजिक कंपोजर एंड आप सिंपथाइजर विशाल ददलानी वाज वेल रिसीव्ड एंड हेल्प्ड सेट द टेम्पो। ओके, कंपोज्ड 5 साल केजरीवाल हो गए बनाया है। असलियत में मैंने इस गाने का सिर्फ एक री एडिट बनाया था आउट ऑफ पैशन। इस चीज पर बात मैंने स्टोरी ऑफ माय लाइफ वाले वीडियो में भी करी थी। कैसे 2011-12 में एक ऐसा समय था जब यूपीए सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के बहुत से इल्जाम लगे थे। उस समय इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन हुआ, जिसमें अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल ने पार्टिसिपेट किया, और इसी आंदोलन की वजह से मेरा इंटरेस्ट आया पॉलिटिक्स में। कुछ सिनिकल लोगों ने कहा कि आंदोलन तो कोई भी कर ले, अगर हिम्मत है तो लोग पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आते। इसके बाद आम आदमी पार्टी बनी। दिल्ली के लोगों को भी नई पार्टी से उम्मीद दिखी, और इसी रीजन से फरवरी 2015 की इलेक्शंस में उन्हें 70 में से 67 सीट्स मिली। उस एक्चुअली ये बहुत बड़ा मुद्दा था आफ्टर द होल अन्ना हजारे थिंग। बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने ट्वीट किए और पहुंचे उस फंक्शन में, और भाई साहब मतलब ये बहुत ही बड़ा मूवमेंट था उस टाइम पे। एंड यस, दिल्ली के लोग एक्चुअली उस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि एक हम में से ही इंसान निकल के, जिसको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स पता है, जो अब तक करप्ट नहीं है किसी भी पैसे वैसे के लालच से, वो अगर उसको एक पावर दी जाती है तो वो क्या डेवलपमेंट करेगा। पीपल वर रियली एक्साइटेड फॉर दैट। मैं उनके पास बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा दिया गया हजारों करोड़ का चंदा नहीं था, आम लोग ही उन्हें पॉलिटिकल फंडिंग दे रहे थे। क्योंकि मैं इस चीज को लेकर बड़े पैशनेटली फील करता था, तो मैंने ओपनली उन्हें सपोर्ट किया और वॉलंटियर किया उनके लिए अपनी एडिटिंग स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए। मैं उस समय एक स्टूडेंट था, अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था जर्मनी में, तो जो फ्री टाइम था उसमें मैंने कुछ ग्राफिक डिजाइनिंग करके इनके लिए पोस्टर्स बनाए और 1-2 गानों की एडिटिंग करी। लेकिन नोट करने वाली बात यह कि ना तो किसी ने मुझे कहा ये करने को, ना किसी ने मुझे पैसे दिए ये करने के लिए, और ना मैं कभी ऑफिशियली या अनऑफिशियली पार्टी का मेंबर था। जो मैंने किया अपनी मर्जी से किया, अपने पैशन के बल पर किया। 2017-18 तक भी आपको ये वाली ना मैं एक चीज़ देखता हूँ, स्पेशली जो लोग ऐसा कहते हैं ना कि भाई ये तो लगातार एक ही तरह की बात कर रहा है या एक सरकार को क्रिटिसाइज़ कर रहा है, तो इसको दूसरी तरफ से पैसे मिले इस तरह की वीडियो बनाने के लिए। देयर वाज अ टाइम जब मैं इस चैनल पे हिप हॉप वीडियोस कर रहा था, एंड बिकॉज मुझे एक बीफ में ऐसा लगा कि सब मिलके
एमिवे को कॉर्नर कर रहे हैं बिना बात, तो आई सपोर्टेड हिम इन दैट। तो लोगों ने मुझे ये कहना शुरू कर दिया, भाई तुझे एमिवे से पैसे मिलते हैं। इवन इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम्स आ रहे थे, तुझे कितने पैसे मिले वीडियो डालने के लिए। और उस समय मेरे चैनल का बिल्कुल स्टार्ट था एंड आई वाज डूइंग दैट कंटेंट क्योंकि मुझे उस पर व्यूज़ आ रहे थे, मुझे और कुछ पता ही नहीं था करना क्या है। जो बाकी रिएक्शन चैनल्स कर रहे थे मैंने वही कर दिया। तो हाँ यार, ये चीज़ बहुत सैड है कि तुम अपना ओपिनियन रखो ना, और अगर लोग उससे डिसएग्री करते हैं तो उनको रेस्पेक्टफुली डिसएग्री भी नहीं करना आता। वो ऐसे कह देंगे बिक गया भाई, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। दे स्टार्ट गोइंग पर्सनल, गलत चीज़ें लिखना शुरू कर देते हैं कमेंट्स में। और यही बात मेरे ख्याल से एल्विश ने भी की है अपने वीडियो में। और ये कितनी गलत चीज़ है, जब तुम एक पार्टी को सपोर्ट करते हुए या राइट विंग को सपोर्ट करते हुए इन जनरल एक वीडियो डाल रहे हो, तो तुम्हारे लिए भी ये बात कही जा सकती है कि भाई तुमने पैसे खाए हुए हैं। पर ऐसा कुछ है नहीं। एवरीवन हैज़ द राइट टू हैव एन ओपिनियन, और अगर वो अपने उस ओपिनियन को सोशल मीडिया पे डाल रहा है तो उसमें गलत क्या है? ऐसा नहीं कहना चाहिए कि भाई पैसे दे रखे हैं ऑल, इट्स ओके। क्यों वीडियोस मिल जाएंगे जहां पर मैं उन्हें सपोर्ट कर रहा हूं ताकि उन्हें फुटेज मिल सके, भारत की राजनीति में एक नई पार्टी सर्वाइव कर सके। अगर कल को किसी दूसरी स्टेट में फिर से कोई नई पार्टी खड़ी हुई जिसको लेकर मुझे लगा कि ये ईमानदार है और इसके पॉलिटिक्स में आने से देश की राजनीति पर एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि फिर से मैं ओपनली अपना सपोर्ट जताऊंगा। लेकिन इस सबसे मेरा कोई पर्सनल फायदा होगा या मेरा कोई पर्सनल फायदा हुआ आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करने से? रत्ती भर भी नहीं। कई लोगों ने अफवाह फैलाई कि मेरा कोई रिलेटिव आम आदमी पार्टी में है, ये चीज सरासर झूठ है। मैं ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर था, ना कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी से पैसे लिए, और ना ही मेरी फैमिली में कोई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर है। अब एल्विश तू चाहे तो तुझे एफिडेविट पर लिख कर दे देता हूं, वो अलग बात है कि तुझे एफिडेविट पढ़ना नहीं आएगा। वैसे अगर आम आदमी पार्टी से पैसे मिल रहे होते मुझे, तो खुद ही सोचकर देखो दोस्तों, क्या वो पार्टी एक्सपेक्ट नहीं करती कि जिस तरीके से मोदी इन्फ्लुएंसर्स नरेंद्र मोदी की चरण वंदना करते हैं, मैं भी इसी तरीके से रोज ट्विटर पर अरविंद केजरीवाल के गुणगान करूं? मैं भी कहूं कि केजरीवाल जी जैसे आप एनर्जी से बात करते हैं, काश उसकी 1% एनर्जी से मैं भी बात कर पाऊं। कि 1% एनर्जी से अगर हम बात कर पाए तो फिर हम उस मैसेज को, पता है क्या है, ये पैसे वाली बात ना तुम न्यूज़ चैनल्स के लिए कह सकते हो, क्योंकि न्यूज़ चैनल्स पैसे के भूखे होते हैं, उनको कहीं ना कहीं से फंडिंग चाहिए होती है, तो वो जानबूझ के एक तरफा बात करते हैं। बट नॉट फॉर यूट्यूबर्स, ट्रस्ट मी भाई, इंडस्ट्री पीपल डू नॉट लाइक यूट्यूबर्स। उनको ये बात पसंद नहीं आ रही है कि कॉमनर्स के पास इतना पावर आ गया आज की डेट में सोशल मीडिया पे कि वो उनके लेवल पे आ गए हैं पैसे से और इन्फ्लुएंस के लेवल पे, मतलब फेम से। और बात रह गई पॉलिटिकल पार्टीज़ और इन सब लोगों की, ये लोग बीच बीच में अपना कनेक्ट ज़रूर दिखाते हैं यूट्यूबर्स से वोट्स वगैरह बटोरने के लिए उस पर्टिकुलर रीजन में जहाँ का वो यूट्यूबर हो सकता है, बट या फिर यूथ से कनेक्ट करने के लिए इन जनरल। बट ये पैसे वैसे नहीं देंगे कभी भी, इनके लिए कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है यूट्यूबर्स। तो पता ही नहीं लोग कहाँ से ये बातें सुन के आ रहे हैं, पर ठीक है। अरविंद केजरीवाल को मैं दिल्ली का पापा कहने लग जाऊं। just to say father of the country is an analogy like a fatherly figure. अरे ये पापा वाला मीम मैंने देखा हुआ है। ठोक कर हमारे दिल्ली सीएम को डिफेंड करूंगा। सुनिए, ताल ठोक कर करूंगी देश के प्रधानमंत्री को डिफेंड। अर्नब की तरह वीडियो में पूछने लग जाऊं, केजरीवाल नहीं तो और कौन? मोदी वर्सेस हु, मोदी वर्सेस हु, मोदी वर्सेस हु, और अपने ट्विटर यूजर नेम पर लिख लूं केजरीवाल। Does anyone take Arnab Goswami seriously anymore? I don't think so. का परिवार और आम आदमी पार्टी के लिए वोट की अपील कर। लेकिन इतने सालों में दोस्तों, क्या आपने मुझे ऐसा कुछ भी कहते हुए सुना? एल्विश तो बीजेपी नेता स्मृति ईरानी के साथ फोटो पोस्ट करते हुए लिखता है कि वो एनर्जी से भरी हुई है, ह्यूमरस माइंड वाली है। ये प्रधानमंत्री मोदी के बारे में लिखता है कि वो राम भक्त राष्ट्र भक्त मोदी है। इस ट्वीट में एक बार फिर से चरण वंदन। ये पता है क्या, कुछ ऐसी चीज नहीं है ये, जैसे क्लास में वो बच्चे नहीं होते थे जो ऊपर आने के लिए, अपॉर्चुनिस्ट बच्चे है ना, जो ऊपर आने के लिए या अपने ग्रेड्स अच्छे मेंटेन करने के लिए, जिससे टीचर उनके साथ लीनियंट रहे, वो बात बिना बात ना टीचर की तारीफ करते थे, टीचर के जोक पे फालतू हंसते थे, फालतू ओवरली इंटरेस्टेड होकर दिखाते थे। और ऐसे लोग तुम्हें कॉर्पोरेट्स में भी मिल जाएंगे बॉस की चापलूसी करते हुए। और पूरी क्लास ना उस बच्चे से चिढ़ा करती थी, नफरत करती थी इसी बात से कि भाई देखो ये हरामी, और उससे बड़ा हरामी ये टीचर जो अपनी तारीफें सुनना चाह रहा है। ये मुझे कुछ ऐसा सिचुएशन लग रहा है। ऐसी तारीफें क्यों बांध रहे हो भाई? अगर तुम मिले हो जस्ट राइट कि आई एम सो ग्लैड टू बी एबल टू मीट दिस पर्सन या जो भी है। इतना भाई क्यों आर्टिकल्स लिखने में लगे हो, उसमें पैराग्राफ लिखने में लगे हो किसी की तारीफ में? ना करी है मोदी की। लोग मेरे को बोलते थे बीजेपी का दल्ला है, लेकिन एल्विश के हिसाब से मुझे पैसे मिलते हैं और इसकी चाटुकारिता के लिए बीजेपी से कोई पैसे नहीं देते। आगे ये कहता है कि मेरी ऑडियंस पाकिस्तानी है, क्योंकि 50% जनता इनकी पाकिस्तान से आती है, जो हमारे देश में मेरे हिसाब से कुछ असर नहीं डालती। इसको कैसे पता? सोशल ब्लेड से देख के आ गया भाई, सबसे फुद्दू साइट है सोशल ब्लेड। वो अगर तुम मेरे चैनल की अर्निंग चेक करोगे ना, सोशल ब्लेड मुझे लखपति बता देगा।
और मेरा भाई मसा कुछ भी नहीं बनता मेरे चैनल पे, कुछ भी। ज़्यादातर रिएक्शंस जो मैंने आज तक किए हैं, जिन वीडियोस को मैंने प्राइवेट कर दिया है, वो प्राइवेट मैंने इसीलिए किए थे क्योंकि भाई उन पर येलो मोनेटाइजेशन था या फिर इनएलिजिबल हो गया था मोनेटाइजेशन, क्योंकि एपिडेमिक साउंड्स ने राउंड टू हेल के मेरे सारे वीडियोज़ क्लेम कर रखे हैं। राउंड टू हेल के पास मेंबरशिप है एपिडेमिक साउंड्स का, और जो उस मेंबरशिप को ले लेता है उनके वीडियोस पे से कॉपीराइट हट जाता है, वो फ्रीली यूज़ कर सकते हैं उनके साउंड्स। बट फॉर द रेस्ट ऑफ द पीपल, एपिडेमिक साउंड्स, इतना सा साउंड भी अगर आया ना, बीच में 5 सेकंड का एक ट्रैक बज गया, दे विल क्लेम योर वीडियो, और उसके बाद तुम्हारा मोनेटाइजेशन ऑन नहीं हो सकता है। तो कुछ नहीं बना रहे भाई रिएक्शन चैनल्स, और ये सोशल ब्लेड जैसी साइट्स पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अब अगर इतना ईजी है इसको काउंटर करना, वो अपने एनालिटिक्स दिखा देगा। सबसे पहले पेज पे एनालिटिक्स में होता है कि भाई लोग कहाँ से आ रहे हैं। 50% जनता पाकिस्तान से आती है, मतलब कुछ भी बोल देगा जो मन में आता है। बोलने को मैं भी बोल दूं तेरा पूरा खानदान पाकिस्तान से आता है, लेकिन इससे बात सच तो नहीं हो जाएगी ना। ये देखिए मेरी ऑडियंस स्टैटिस्टिक्स, 80% से ज्यादा जनता गुस्सा है इंडिया से है, और बाकी 20% में से भी कम 10% वो इंडियंस है जो इंडिया के बाहर रहते हैं। फिर एल्विश कहता है कि मैंने औरंगजेब को सेक्युलर राजा कहा। इसके हिसाब से औरंगजेब जो था वो सेक्युलर था। लेकिन क्या इन सब चीजों का मतलब ये हुआ कि औरंगजेब एक सेक्युलर राजा था जो सभी धर्मों को एक बराबर देखता था? नहीं। एक बार फिर से प्रॉब्लम पता क्या है, तुम मुझसे पर्सनल खुन्नस निकाल रहे हो, इसलिए कुछ भी बोले जा रहे हैं। मैंने वीडियो में कहा था निकाल दो ध्रुव भी रहा मैं तो वेट कर रहा हूं दूसरी बार अनपढ़ कब बोलेगा। औरंगजेब कभी सेक्युलर बन जाता था तो कभी कम्युनल बन जाता था, जरूरत के हिसाब से। यानी कि वो अपॉर्चुनिस्ट था, बिल्कुल तेरी तरह। तू पहले मुनावर फारूकी के साथ क्रिकेट खेला, सेक्युलर बन। I just said it आपस में हंस रहे थे, जादू की झप्पी दे रहे थे, फोटो क्लिक हो रही थी। ये देखिए नो भाई, मैं कंगना के वीडियोस देख रहा था अभी रिसेंटली। भाई क्या बोल रही है वो इंटरव्यूज में बैठ के, इट्स सो एम्बैरेसिंग। आई एम फीलिंग एम्बैरेस्ड फॉर हर। भाई क्या बोल रही है बैठ के, और ये गलत वीडियो चल गया। ये देखिए तो हम लोग ने बैटिंग चूज किया है। गौरव तो नहीं जाके पीछे क्यों पड़ा हुआ है एल्विश की बेवकूफ़ी की वजह से बिना बात जो लोग शांति से अपना जीवन जी रहे थे, मतलब ये खुद तो डूबा, आसपास के जहाज भी साथ लेके डूब गया। ओहो, फिर से गलत वीडियो चल गया यार। सूचना बंद कर, थोड़ा एडिटिंग पर। अक्षय कुमार भाई बहुत हरामी एडिटर और ध्रुव राठी दोनों का कॉम्बिनेशन खतरनाक भाई। ओहो, फिर से गलत वीडियो चल गया यार। एडिटर आम चूसना बंद कर, थोड़ा एडिटिंग पर ध्यान दे। तो ऑपोजिट टीम के मेन प्लेयर हमारे साथ हैं। एक ट्विटर यूजर ने इस चीज को पॉइंट आउट करके कहा कि एल्विश तू तो हिंदू विरोधी गद्दार निकला। अब इस पर एल्विश, यार ट्विटर यूजर भी तो वो था ना मीम पेज वाला, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो भी कोई बहुत अच्छा बंदा नहीं है। कह सकता था कि भाई जो भी मामला था उस पर मैंने मुनावर से बात करी, उसने जो कहा था उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था, वो जोक दरअसल बॉलीवुड के एक गाने पर था, लेकिन फ्लो में उसने कुछ खराब भाषा का इस्तेमाल किया, इसके लिए वो पहले से ही माफी मांग चुका है। एल्विश कह सकता था कि हिंदू धर्म नफरत करना नहीं सिखाता, माफ करना सिखाता है। अपनी नफरत को और अपने अहंकार को थोड़ी देर के लिए किनारे रख के उससे 1 घंटे बात कर लेना, फिर नफरत कर नहीं पाओगे। यार पता है मैं कभी भी इन चीज़ों में पढ़ता नहीं हूँ, बट मेरे ना दिमाग में मुनव्वर वाले पूरे केस से ना एक चीज़ आई, और राउंड टू हेल का भी जो हुआ था। यार अगर तुम मतलब इतना सेंसिटिव फील करने वाले हो अपने भगवानों के नाम के लिए, तो उनको बॉलीवुड गानों में यूज़ क्यों किया जा रहा है? क्यों भगवान के गाने रोमांटिक बॉलीवुड गानों के कॉम्पोजिशन पे कंपोज किए जा रहे हैं? कितनी डिस्गस्टिंग चीज़ है ये। या तुम अपने बच्चों का, इन जनरल बच्चों का नाम तुम भगवानों के नाम पे क्यों रख रहे हो? उसको पूरी तरीके से एलिमिनेट ही कर दो ना। मजाक तो हम खुद बना रहे हैं अपने रिलीजन का, दूसरों को क्या ब्लेम करोगे तुम लोग? मतलब मेरा ऐसा सोचना है इस चीज़ में कि अगर इतना सेंसिटिव हो तो पूरी चीज़ के साथ सेंसिटिव, क्योंकि तुम एक इंसान का नाम भगवान पे रख दोगे, वो इंसान उल्टी हरकतें ना करे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कल एक भगवान के नाम वाला इंसान मुंह से सिगरेट ना लगाए, बाहर जाके हुकअप्स ना करे, दारू ना पिए, क्लब्स में ना जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तुम कोई गारंटी नहीं ले सकते कि वो मंदिरों में जा रहा है या क्या कर रहा है, तुमको कुछ नहीं पता। तो या तो पूरी तरीके से उस चीज़ को एलिमिनेट कर दो, क्योंकि हम बराबर के पापी हैं फिर सारे के सारे, या फिर इस तरीके से फालतू सेंसिटिव होना बंद कर दो। लेकिन अब क्रिकेट मैच तो खत्म हो चुका था और एल्विश को अपनी नफरत की दुकान भी चलानी थी। तो एल्विश ने किया क्या, उसने सफेद झूठ बोलना शुरू कर दिया कि वो तो बस क्रिकेट मैच था, ऐसे ही मैं चला गया, मैं तो बस मुनावर को चिढ़ा रहा था। यानी कि जरूरत के हिसाब से सेक्युलर से तू कॉम्युनल बन गया। कितना झूठा भाई, ये कोरे झूठ बोलता है ऐसे बेशर्मी से।
और जब बाद में फिर से क्रिकेट मैच आ गया तो तू फिर से सेक्युलर बन गया। मतलब तू बिल्कुल औरंगजेब की तरह था, जहां कॉम्युनल होकर फायदा मिले वहां कॉम्युनल, जहां सेक्युलर होकर फायदा मिले वहां सेक्युलर, बिल्कुल एक नंबर का अवसरवादी यानी कि अपॉर्चुनिस्ट। सच बात तो यह है कि तेरी खुद की कोई विचारधारा ही नहीं है, तेरी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, तू जो भी करता है सिर्फ पैसे और फेम के लिए करता है। सबसे पहले तो ना एल्विश यादव जाके अपने एडिटर और अपने स्क्रिप्ट राइटर को पीटेगा जैसे इसने मैक्स 10 को पीटा था। और मुझे उसका लाइव चाहिए भाई, मुझे कंटेंट चाहिए अभी से ट्विटर पर क्योंकि आई एम 100% श्योर एल्विश ने पूरे वीडियो में जिस जिस चीज़ के ऊपर बात की है ना, एल्विश ने कभी खुद रिसर्च किया ही नहीं उस चीज़ पे। अगर ध्रुव की 5 सेकंड की वो क्लिप भी देखी होती ना औरंगजेब वाले पूरे टॉपिक की, तो उसको पता होता कि मैं जो बोल रहा हूँ वो बहुत गलत चीज़ है। आई फील लाइक ही गॉट फ्रेम्ड भाई इस सब चीज़ में। एल्विश और मुनव्वर को जो कैप्टन है वर्सेस करके चल रहा है, क्या कहना चाहोगे? पर्सनल ऐसा कुछ नहीं है, और जितना सोशल मीडिया पे चलता है, सोशल मीडिया पे प्यार इतना है, मैं तो चाहता हूँ कि सभी लोगों को मैं पॉजिटिविटी फैलाऊं। फिर एल्विश ने कहा कि पीएम मोदी के बारे में मैंने डिक्टेटर वाली वीडियो क्यों बनाई, ये देखो प्रधानमंत्री मोदी तुम। एल्विश की एक मुझे इतनी बुरी बात लगती है कि ऑल्दो वैसे तो इनकी अंदर की बात होगी, शायद छेड़ा खानी चलती होगी, पर एक दो जगहों पे मैंने ऐसा देखा कि वो आज तक भी उस चीज़ को फ्लेक्स करता है कि मैं वाइल्ड कार्ड एंट्री हो गए, फुकरा को मैंने हरा दिया बिग बॉस में, फुकरा इंसान को। और आज तक भी उसको पोक करता है अपने व्लॉग में। तो या तो इनकी दोस्ती ऐसी है कि इनके बीच में ऐसा सब चलता है, पर अगर ऐसा नहीं है तो वो चीज़ सही नहीं है भाई। मीम शेयर कर रहे हैं। मोदी जी ने अपना मीम शेयर किया था कि मुझे तो मजा आता है, तो मुझे नहीं लगता कि एक डिक्टेटर ऐसा करता होगा या फिर जो डिक्टेटर बनना चाहता हो वो ऐसा करता होगा। ये तो वही बात हो गई कि आपको कोई कहे कि शराब पीने से हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ता है, लिवर खराब हो जाती है आपकी, लेकिन आप कहो कि भाई शराब इतनी भी हानिकारक नहीं है, क्योंकि देखो शराब पीने से फीवर नहीं होता। दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। कोई सेंस बना इस बात का? जो मैंने 10 एग्जांपल्स गिनवाए देश में बढ़ रही डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज के, उनका क्या? जब मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर्स चिपकाने पर 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, 140 से ज्यादा सांसदों को सस्पेंड कर दिया जाता है, ईडी जैसी सेंट्रल एजेंसीज का वेपनाइजेशन किया जाता है, तब जवाब में क्या आता है कि ये देखो पीएम मोदी ने मीम शेयर कर दिया। और वैसे इस मीम में था भी क्या? प्रधानमंत्री मोदी का एक कार्टून स्टेज पर डांस कर रहा था, इसमें कुछ अरेस्ट करवाने जैसा था क्या? इसे एक मीम को शेयर करने पर कोई अगर नरेंद्र मोदी को महान मानने लगे तो उस इंसान की चाटुकारिता का जो लेवल है ना वो अलग ही होगा। लोग मेरे को बोलते थे बीजेपी का दल्ला है, क्योंकि बस गूगल करके देख लो कितनी बार लोगों को अरेस्ट किया गया है नरेंद्र मोदी की आलोचना करने के लिए, इतनी लंबी लिस्ट मिल जाएगी। लेकिन एल्विश के हिसाब से ये सब ठीक है और असली डिक्टेटर तो ध्रुव राठी है। मजाक नहीं कर रहा है, ये मुझे डिक्टेटर घोषित करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मैंने कुछ गालीबाज बदतमीज ट्रोल्स को ब्लॉक कर दिया ट्विटर पर। मैं बताता हूँ डिक्टेटर कौन हो। डिक्टेटर होते हो भाई तुम। अगर किसी का अलग ओपिनियन है तो वो जरूर दे, लेकिन बदतमीजी एक ओपिनियन नहीं होता। जिन ट्रोल्स के स्क्रीनशॉट एल्विश ने शेयर किए उन स्क्रीनशॉट्स में भी आप उनकी भद्दी भाषा का सैंपल देख सकते हैं। मैंने उनका ट्विटर अकाउंट गायब नहीं कर दिया ट्विटर से, मैंने उनको ब्लॉक किया सिर्फ मुझे फॉलो करने से। इसका ऑफलाइन वर्जन होगा कि कोई आपसे रियल लाइफ में बदतमीजी से बात करता है तो आप उससे बात करना बंद। डिक्टेटर होता अगर सीधा उनका इंटरनेट कनेक्शन कटवा देता, या फिर कपड़ों की दुकान में जाके किसी को पीटने लग जाता क्योंकि उसने उल्टा बोला है। भाई एल्विश भाई कम ऑन यार, मतलब जब तुम खुद इतने उल्टे काम कर चुके हो ना, इट्स लाइक रजत दलाल कल अहिंसावाद के ऊपर बोलने लग जाए। कर देते हैं। इस बेवकूफ एल्विश के हिसाब से ये डिक्टेटरशिप है मेरी। यूट्यूबर रमित वर्मा एएनआई और इसकी एडिटर स्मिता प्रकाश के ऊपर एक एक्सपोजिव वीडियो बनाते हैं, तो स्मिता प्रकाश का एएनआई 3 कॉपीराइट स्ट्राइक्स मारता है और रमित का यूट्यूब चैनल ऑफिशियल पिंक ह्यूमन मुश्किल से बच पाता है। ये ब्रो दैट इज सो रॉन्ग। लोगों के घर चल रहे होते हैं यूट्यूब से, लिटरली उनका पूरा लाइफ, पूरा घर यूट्यूब के रेवेन्यू के सपोर्ट से चल रहा होता है। 3 स्ट्राइक्स का मतलब है कि तुम खत्म कर दिया, तुमने एक बंदे का लाइवलीहुड खत्म कर दिया। इट्स लाइक तुम अपने कनेक्शंस लगा के और किसी को जॉब से निकलवा दो, उसको बेरोजगार कर दो। ये इट्स इक्विवेलेंट टू दैट, उसकी लाइफ बर्बाद करने वाली चीज़ है ये। क्योंकि 3 स्ट्राइक के बाद तुम्हारे पास हफ्ता बचता है और हफ्ते में रिव्यू नहीं हो पाती हैं वो स्ट्राइक्स। 3 स्ट्राइक्स तुम्हारा चैनल सस्पेंशन पे होता है और उसको कोई नहीं रोक सकता सस्पेंड होने से, अनलेस तुम्हारे कनेक्शंस निकलें कहीं अंदर से जो डायरेक्ट यूट्यूब के स्टाफ को इस चीज़ के ऊपर इन्फॉर्म कर पाएँ कि कुछ गलत किया गया। 3 स्ट्राइक एकदम से एक साथ आए हैं, वो भी गलत रीज़न से। जब तक पता चलेगा गलत रीज़न है तब तक चैनल सस्पेंड हो चुका होगा। पास्ट में भी इतनी बार ये चीज़ को कितनी गलत तरीके से यूज़ किया गया है, एक्सप्लॉइट किया गया है यूट्यूब के स्ट्राइक वाले फीचर को लोगों के करियर ख़त्म करने के लिए। मुझे याद आता है एक टाइम शायद कैरी मिनाटी के साथ भी ऐसा हुआ था, उसका चैनल डेड होने वाला था जब रफ्तार ने भी कैरी के सपोर्ट में बोला था एंड समहाउ कैरी फाउंड समवन टू हेल्प हिम और उसका चैनल बच गया।
नहीं तो उसने रोते हुए एक वीडियो डाली थी कि मेरा चैनल ख़त्म होने वाला है, जिसके भरोसे उसने सोचो अपनी 12वीं कक्षा के एग्ज़ाम छोड़ दिए थे। आज कैरी कहाँ है? पर उस टाइम उसका चैनल ना बचा होता ना भाई, वो जहाँ था वहाँ से भी नीचे चला जाता। इट्स दैट डेंजरस। ये बहुत गंदी चीज़ की इन्होंने भाई। होता है असली फ्रीडम ऑफ ओपिनियन का दबाया जाना। एल्विश खुद कभी किसी होटल की लॉबी में किसी को थप्पड़ मारते हुए दिखता है तो कभी अपने दोस्तों के साथ ले जाकर एक इन्फ्लुएंसर को मारते। एल्विश से एक मुक्का नहीं लगा, एक नहीं लगा भाई। इतनी पथेटिक लड़ाई मैंने जीवन में नहीं देखी। पीटते हुए दिखता है। कभी ये सोशल मीडिया पर कहता है एक इंसान को टैग करके कि उसको गालियां दो डैश डैश डैश। एक समय पर एक गोदी इन्फ्लुएंसर ने कहा था ध्रुव राठी जिन मीडिया आउटलेट्स के न्यूज आर्टिकल्स दिखाता है उनको फांसी दे देनी चाहिए। कपिल मिश्रा जैसे बीजेपी नेता ने इस वीडियो को खुलकर सपोर्ट भी दिया था। लेकिन एल्विश के हिसाब से ये सब ओके है और अगर अपनी प्रोफाइल पर आप दोस्तों कुछ गालीबाज ट्रोल्स को ब्लॉक कर दो वो डिक्टेटरशिप हो जाती है। लोग मेरे को बोलते थे गाइज प्लीज कंफर्म दिस, पर कपिल मिश्रा वही इंसान नहीं है जिसने अभी एल्विश यादव को डेफेमेशन के केस में कोर्ट समन्स भेजे थे। आई एम नॉट श्योर कोर्ट समन गया कि नहीं गया, क्योंकि जो भी वो नेता थे, इफ ही इज़ द सेम गाय देन इनके और भी ट्वीट्स सरफेस अप हो गए। जैसे इन्होंने ये काम किया, इंटरनेट पे सबने खुदाई करके इनके पुराने ट्वीट्स निकाल दिए जहाँ पे इन्होंने गाली गलोच कर रखी थी। तो वो प्रूव हो गया कि हाँ इनके पोस्ट्स और इनके जो ट्वीट्स होते हैं वो अब्यूसिव होते हैं। एंड ऑब्वियसली ध्रुव राठी इज़ नॉट इन एनी ट्रबल फ्रॉम दैट डेफेमेशन का केस जो भी नकली था। 20 लाख शायद इन्होंने डिमांड किए थे उस डेफेमेशन के लिए। ब्रो लोग मतलब ये लोग नेताजी लोग ना ये भूल जाते हैं कि इंटरनेट के बच्चे ना बहुत खतरनाक हैं। जो खुदाई करने पे आएंगे ना बहुत बुरी खुदाई करेंगे वो तुम्हारे पास्ट की। बीजेपी का दल्ला है। एक सो कॉल्ड धर्म संसद में जेनोसाइड के नारे लगाए जाते हैं लेकिन एल्विश को इससे कोई एतराज नहीं होता क्योंकि इसकी खुद की मानसिकता भी उसी टाइप की है। बट मैं आई एम नॉट श्योर अबाउट द नेम, ठीक है? तो अगर तुम जानते हो इस चीज़ के बारे में तो कंफर्म करो, क्या ये सेम नेम है, सेम नेता हैं वो जिनके बारे में बात कर रहा हूँ। जरा इसकी ट्विटर प्रोफाइल पर जो कवर पिक लगी है उसे देखो। जानते हो कि इस फिल्म का स्क्रीनशॉट एक बॉलीवुड फिल्म के सीन का स्क्रीनशॉट है। फिल्म का नाम है शौर्य, जो हिंदी नाटक कोर्ट मार्शल और हॉलीवुड फिल्म अ फ्यू गुड मेन से इंस्पायर्ड। रियली गुड मूवी, जाओ देखो इसको, रियली गुड मूवी। जिसकी फोटो एल्विश ने लगाई है। ये कैरेक्टर फिल्म में कोई हीरो नहीं है बल्कि विलन है, ब्रिगेडियर प्रताप, जिसके मुस्लिम सर्वेंट जमील ने कम्युनल क्लैशेस के दौरान उसके परिवार को खत्म कर दिया था। तब से उसके मन में सभी मुसलमानों के प्रति नफरत थी और वो सभी मुसलमानों का सफाया कर देना चाहता था। इसलिए वो अपने जूनियर मेजर राठौड़ को ऐसा करने के लिए कहता था, वरना ये लोग हमें खा जाएंगे, मयूर विहार के सैकड़ों घरों को खा जाएंगे ये लोग। फिल्म के आखिर में जब ये रिवील होता है तो इंडियन आर्मी ब्रिगेडियर प्रताप को ड्यूटी से रिलीव कर देती है, केस चलाने का ऑर्डर देती है और गिरफ्तार कर लेती है। तो बेसिकली ये फिल्म हमारी इंडियन आर्मी के ऑनर और प्रिंसिपल्स को दिखाती है कि जो भी ऑफिसर आर्मी के प्रिंसिपल्स पर कलंक लगाता है उसे टॉलरेट नहीं किया जाएगा। जैसे कि 2018 का न्यूज आर्टिकल देखिए। बीजेपी नेता और उस समय के असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने एक जनरल कोर्ट मार्शल वर्डिक्ट को वेलकम किया जिसमें कि एक मेजर जनरल सहित 7 आर्मी पर्सनल्स को 1994 फेक एनकाउंटर के लिए लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई। उन्होंने कहा कि इससे लोगों का जुडिशरी और आर्मी में विश्वास मजबूत होगा। हमारी इंडियन आर्मी का मोटो है दोस्तों, सेवा परमो धर्म। लेकिन इस बेवकूफ एल्विश की आर्मी इंडियन आर्मी के ऑनर, एथिक्स और प्रिंसिपल्स को कहां समझेगी? ये तो पूरी दुनिया के मुसलमानों के खून के प्यासे हैं। इससे तो सांप भी डरता है कि कहीं ऐसा जहरीला इंसान हमें ही ना काट ले। और मैं चीजों को मैं सीरियस था तब से, क्योंकि वो भाई शौर्य बहुत सीरियस, बहुत इम्पैक्टफुल मूवी है, रियली गो वॉच इट। बट ये जो कौवे की नाक और सांप आया है ना, आई मीन मैं एक जगह कहूँ कि भाई मत करो इतने पर्सनल अटैक, अब ज़्यादा हो रहा है। बट ये ना एल्विश यादव को पहले सोचना चाहिए था जब उसने अपने वीडियो में जर्मन शेफर्ड डॉग दिखाया स्टार्टिंग में, और जितने टाइम से ये नेम कॉलिंग कर रहे हैं और उल्टी बातें बोल रहे हैं ध्रुव के बारे में, सोच लेना चाहिए था कि जिस दिन कोई जवाब देने पे आया तो फिर तुम्हारी ऐसी तैसी हो सकती है। ये मेरे ख्याल से आज तक इस चीज़ का फ़ायदा उठाया गया कि ध्रुव नेवर बॉदर्ड टू रिप्लाई टू एनीवन। वो कभी पॉडकास्ट में, इंटरव्यूज़ में बैठ के उसने कुछ बोला है इस चीज़ के ऊपर तो बोला है, अदरवाइज़ कभी भी नहीं। नेम कॉलिंग इज़ नेवर गुड। अगर तुम्हारे पास फैक्ट्स है ना, जब कोई नेम कॉलिंग पे और पर्सनल अटैक्स पे आ गया ना, बस ये समझ जाओ कि उसके पास फैक्ट्स है नहीं प्रोवाइड करने के लिए। और कुछ ऐसा ही बहुत टाइम से हो रहा है, बहुत यूट्यूबर्स कर रहे हैं ये काम। एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं दोस्तों, इसका एक और उदाहरण दिखाना चाहूंगा। पिछले साल अक्टूबर में इजराइल पर हमास का आतंकी हमला हुआ जिसमें 350 इजरायली मारे गए। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया था यहाँ पर। उसके बाद इजराइल ने अटैक किया। अब तक गाजा में 17 लाख लोग बेघर हो चुके हैं, 37,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। युद्ध के इंटरनेशनल रूल्स जैसी चीज को इजराइल ने बहुत पहले ही छोड़ दिया। हॉस्पिटल्स पर भी अटैक हुए हैं। रिसेंटली एक हमला हुआ राफा शहर में एक टेंट कैंप पर, जहां 45 लोग मारे गए। इसमें आधे से ज्यादा औरतें, बच्चे और बूढ़े थे। इस मैसेकर पर ग्लोबल आउटरीच देखने को मिली। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि गाजा में कोई सेफ जगह नहीं है, यह हॉरर रुकना चाहिए। पेरिस में 10,000
जिसको नहीं पता ना, वॉर के कुछ रूल्स होते हैं जो कि फॉलो नहीं किए जा रहे इस पर्टिकुलर वॉर में। क्योंकि एक साइड कहती है हमारे ऊपर टेरर अटैक किया गया, जो कि किया गया क्योंकि सिविलियंस को हॉस्टेज लिया गया और सिविलियंस को ऑन साइट शूट किया गया है। तो पर इसकी बहुत हिस्ट्री है, तुम्हें पूरा समझना पड़ेगा, बहुत ही कॉम्प्लेक्स भसड़ है ये। पर वॉर में ना इन चीज़ों को टेरर क्राइम कहते हैं। अगर तुम रेफ्यूजी कैंप्स पे और हॉस्पिटल्स पे अटैक कर रहे हो ना, तो ये टेरर क्राइम है, ये वॉर क्राइम है और ये गलत होता है। वॉर के कुछ रूल्स होते हैं और उसके हिसाब से ये एकदम गलत है। इसलिए इजराइल को काफ़ी क्रिटिसिज्म मिल रहा है इस चीज़ के लिए, स्पेशली जो हॉस्पिटल वाला सीन हुआ है उसके लिए। 4 लोगों ने इजरायली एम्बेसी के बाहर डेमोन्स्ट्रेशन किया। अमेरिका के क्योंकि हीलर्स को, जैसे आज की डेट में डॉक्टर्स, वैसे ही पुराने टाइम में हीलर्स वगैरह को कभी भी मारा नहीं जाता था। जो लोगों को हील कर रहे होते थे, जो लोगों को रिकवर करने में हेल्प कर रहे होते थे, वुंडेड लोगों को, पर ये काम किया गया। तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल स्पोक्सपर्सन ने कहा कि इजराइल को सिविलियंस को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, कतार, आयरलैंड, जर्मनी, फ्रांस सब ने एक स्टेटमेंट जारी करी है और ऑल आइज ऑन रफा वाली ये एक एआई इमेज ऑलमोस्ट 5 करोड़ लोगों ने सर्कुलेट करी। बहुत से इंडियन सेलिब्रिटीज हैं जो इंडियन सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज पर बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, लेकिन अच्छी बात है कि कम से कम इस पर तो बोल पाते हैं। हमारे देश की सरकार ने भी ऑफिशियल स्टेटमेंट दी कि हम पैलेस्टीनियन स्टेटहुड को सपोर्ट करते हैं और साथ ही साथ राफा के कैंप में सिविलियन लाइव्स का हार्ट ब्रेकिंग लॉस गहरी चिंता का विषय है। इस सब के चलते खुद इजरायली मिलिट्री ने भी कहा कि नॉन कॉम्बैटेंट्स यानी जो लोग लड़ नहीं रहे थे उनको नुकसान पहुंचाने पर हम खेद प्रकट करते हैं। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने भी इसे एक ट्रैजिक एक्सीडेंट कहा और इजराइल ने इसकी इन्वेस्टिगेशन। एक्चुअली दोनों तरफ से बात ही हो रही है। जो स्पेशली हॉस्पिटल में जो मिसाइल गिरा है ना, उसके बारे में जो बात हो रही है वो ये है कि एक साइड कह रही है, इन लोगों ने इजरायली लोग कह रहे हैं कि ये हमारे साइड का नहीं था, ये इनके साइड में मिस फायर हुआ है और इन्हीं का मिसाइल वहीं फट गया जहाँ इन्होंने चलाया था। और दूसरे वाले कह रहे हैं कि हमारी तरफ से कोई मिस फायर नहीं था और इन लोगों ने वो किया है, अटैक किया है नोइंगली हॉस्पिटल पे रिवेंज लेने के लिए, क्योंकि इनिशियली उनके सिविलियंस पे अटैक हुआ। तो इट्स अ मेस्ड अप सिचुएशन की बात करें, लेकिन एल्विश ट्विटर पर कवर पिक लगाकर खुल्लम खुल्ला जाहिर करता है कि वो दुनिया भर के मुसलमानों के खून का प्यासा है। उसने ऑल आइज ऑन रफा वाली इमेज को मॉर्फ करते हुए लिखा ऑल आइज ऑन पीओके। अब ये सही बात है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में और इनफैक्ट पाकिस्तान में भी हिंदू, सिख, ईसाई और एथिस्ट जैसी माइनॉरिटीज पर अत्याचार होते रहे हैं। मैंने अपने पुराने वीडियोस में इनकी बहुत बार बात करी है, लेकिन इस बात का क्या सेंस बना कि पीओके में जुल्म हो रहा है तो रफा में लोगों को मरने दो। ऐसा तो नहीं है कि रफा के उन बच्चों ने पीओके में अत्याचार किया। क्या एल्विश जैसे गोदी इन्फ्लुएंसर्स ये नहीं कह सकते कि हम हर जगह इनजस्टिस के खिलाफ हैं? चरण वंदना करने वाले गोदी यूट्यूबर्स बात करते हैं सेलेक्टिव आउटरीच की, लेकिन गोदी इकोसिस्टम के बेशर्मों तुमसे ज्यादा सेलेक्टिव है कोई? जब मैंने ये वीडियो बनाई थी मैंने खुलकर कहा था इसमें कि चाहे कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, चाहे एथिस्ट हो, हर जगह जहां भी अन्याय हो रहा है मैं उसके खिलाफ हूं। लेकिन मैं चैलेंज करता हूं इन गोदी इन्फ्लुएंसर्स को ये बोलकर दिखा दें। सच बात यह है कि ये हर अन्याय के खिलाफ नहीं है, इनके मन में नफरत भरी हुई है एक कम्युनिटी को लेकर और उस कम्युनिटी के खिलाफ ये लोग दिन रात जहर उगलते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपनी कम्युनिटी की चिंता करते हो। इस उम्मीद को तो छोड़ ही दीजिए कि एल्विश कभी किसी मुसलमान औरत के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर आवाज उठाएगा। ये हिंदू औरतों के लिए भी आवाज नहीं उठाएगा अगर इसे अपना बेनिफिट ना दिखे तो। जैसे कि मणिपुर का एग्जांपल लेकर देख लीजिए, इतने समय से लोग मर रहे हैं वहां, पूरा देश शॉक्ड है इसको लेकर, लेकिन एल्विश यादव को इससे कोई मतलब नहीं। 250 दिन तक कश्मीरी पंडित स्ट्राइक पर बैठे रहे, क्या एल्विश ने आवाज उठाई? नहीं। कश्मीरी पंडितों की बात ये गोदी इकोसिस्टम सिर्फ तभी करता है जब मुसलमानों को बीच में इन्वॉल्व करना हो। याद रखिए दोस्तों, जब नोकाली में दंगे हुए थे वहां हिंदुओं को बचाने के लिए महात्मा गांधी गए थे, वोट से नहीं गया था। बोल तो सकता हूँ पर मैं बोलूंगा नहीं इसमें से किसी, मतलब ये बहुत ज़्यादा डेंजरस टेरिटरीज हैं एंड लाइक ध्रुव राठी हैज बॉल्स ऑफ स्टील फॉर टॉकिंग ऑन दीज टॉपिक्स। भाई ये बहुत डेंजरस टेरिटरीज हैं बेसिकली किसी भी डिस्कशन के लिए। हिंदू हो या मुसलमान, उन्हें बचाने का काम महात्मा गांधी करते थे और नफरत फैलाने का काम करता था नाथूराम गोडसे। ये गोदी इकोसिस्टम वाले सिर्फ और सिर्फ नफरत की पॉलिटिक्स से प्रभावित हैं। जिस दिन अयोध्या में बीजेपी हार गई, ये अयोध्या के हिंदुओं को भी गालियां देने लगे। गाजियाबाद पुलिस ने ऐसे 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें से एक शख्स तो वो था जिसने कन्हैया कुमार को रैली में थप्पड़ मारा था। आप पूछोगे कि अयोध्या के हिंदुओं के बारे में इतने भद्दे कमेंट्स क्यों कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां बीजेपी हार गई। इस बात से आपको समझ आ जाना चाहिए कि इन लोगों का रिलीजन है मोदी पंथ और इन लोगों का काम है चाटुकारिता करते हुए सत्ता की मलाई चाटना। सच बात तो यह है कि एल्विश जैसा इंसान जो यार वो सब ये लॉजिक लगा रहे हैं ना कि वहाँ पे इतना बड़ा काम किया, जो इतने टाइम से तुम खुद जिस चीज़ के ऊपर कंप्लेन कर रहे थे, उस पर्टिकुलर लैंड की जो पूरी लड़ाई थी, उसको फाइनली सेटल करके और वहाँ पे वो राम मंदिर को रीएस्टैब्लिश किया गया। तो ऐसे में भी तुम कैसे धोखा दे रहे हो? पर वो लोग कह रहे हैं कि यार उस चीज़ में बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है लोकल्स का, तो वो क्यों वोट करें? क्योंकि उस जगह को खाली करने के लिए बहुत लोगों के घर और बहुत लोगों की दुकानें और पता नहीं क्या क्या वहाँ से हटे हैं। बट देखो दोनों तरफ की बातें हैं, कोई ज़्यादा सही है, कोई थोड़ा कम सही है, पर दोनों तरफ की बात है।
अपने ही देश को धर्म के नाम पर बांटना चाहता हो वो देश प्रेमी कैसे हो सकता है? इसलिए मैं कहता हूँ डिसाइड फॉर योर सेल्फ। जहाँ तुम रह रहे हो, जो तुम्हारा सिचुएशन है ना, उसके हिसाब से तुम्हें किसको वोट डालना है ना, डिसाइड फॉर योर सेल्फ। दुनिया का कैरियर डज नॉट मैटर। तो 2 ओपिनियंस हैं, एक पूरी दुनिया का जो ज़्यादातर लोग वहाँ नहीं रह रहे, और एक उन लोगों का जो वहाँ रह रहे हैं, और उस एक ओपिनियन के चलते उन सारे लोगों ने उसको वोट डाला जो उनको लगता है कि अभी के लिए उनके लिए सही है। तो द फ्यूचर विल टेल। सकता है ये कौन सा राष्ट्रवाद है जहां अपने ही राष्ट्र की अखंडता पर हमला करो, हर रोज नफरत का जहर घोलो समाज में। उपनिषदों में ऐसे लोगों को छोटी सोच का इंसान कहा गया है। ऐ निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम, यानी यह मेरा वह पराया, ऐसी गिनती छोटी सोच वाले लोग करते हैं। उदार हृदय वालों के लिए तो पूरी दुनिया ही एक परिवार है, जो G20 की थीम थी, वसुदैव कुटुंबकम। अब पूरी दुनिया को परिवार मानो, इस सोच को तो कहां एल्विस समझ पाएगा, लेकिन कम से कम देश को तो मत तोड़ना। इतने बुरे नहीं है इस देश के मुसलमान, देख कि जरा क्या कहते हैं। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं ना कि भाई मुसलमान आ जाएंगे तो ये हो जाएगा। मैं कहता हूँ एक भी मुसलमान को आप नौकरी मत दो, आप देश के तमाम हिंदुओं को नौकरी दो, हम लोग ठेली लगा लेंगे, ठीक है ना। आप मेरे तमाम हिंदू भाइयों को नौकरी दो, लेकिन दो तो सही। हमारा भी कर्तव्य है मुसलमानों का, सिख का, ईसाई का, कि अपने भाई को खतरे से बाहर निकाले। हाँ क्या करें, इस गली में मैं अकेला हिंदू, कुछ खतरा नहीं है। खतरा नहीं है, नहीं है, फालतू रखवाई है, किसी का खतरा नहीं है। सिंपल। मैं तुम्हें ना एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ ये क्यों ऐसा। ये एक्चुअली पॉलिटिक्स का फैलाया हुआ डर है, हेट्रेड नहीं है। डर को ये टूल की तरह यूज़ करते हैं पॉलिटिक्स वाले लोग, क्योंकि अब जब 2 सोसाइटीज़, 2 रिलीजन एक दूसरे से डरना शुरू कर देंगे ना, और इसके पीछे की यार ऑब्वियसली इंडिपेंडेंस के टाइम से बहुत ज़्यादा हिस्ट्री है, तो वो तुम्हें पहले जानने की ज़रूरत है, इससे पहले तुम इसके ऊपर आर्ग्यू भी करो। पर जब 2 लोग एक दूसरे से डरेंगे ना, तो अपने आप डिवाइड क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि अब दोनों ही साइड, कितनी सैड चीज़ है सोच के देखो कि दोनों ही साइड अपनी लाइफ के लिए डरे हुए हैं। साइड ए को लगता है कि अगर दूसरे साइड को ज़्यादा पावर मिल गई तो ये हमें मारना शुरू कर देंगे, हमें एलिमिनेट करना शुरू कर देंगे। और दूसरे साइड को भी एट द सेम टाइम यही लग रहा है कि अगर इनके पास पावर है, जो कि बढ़ती जा रही है आज की डेट में, तो अब ये हमें ख़त्म करने पे आ चुके हैं, और इसलिए लोग अब वायलेंट हो रहे हैं अपने ओपिनियंस को लेके। अब एक ट्रबलसम सिचुएशन क्रिएट हो गया कंट्री में। तो हाँ, ये हो रहा है। ऑल्सो मैं कहता हूँ चलो 2 ग्रुप्स सोचो, तुम 10-10 लोगों के 2 ग्रुप्स सोचो। ग्रुप ए कभी भी अपनी तरफ से वायलेंट नहीं होता, ठीक है। एक ही रिलीजन के 2 ग्रुप्स की बात कर रहा हूँ मैं। ग्रुप ए अपनी तरफ से कभी भी वायलेंट नहीं होता। ग्रुप 2 जो कि सेम रिलीजन से बिलोंग करता है, उसके 2 लोग, ग्रुप 2 के बस 2 लोग कुछ टेररिस्ट एक्टिविटी कर देते हैं। अब सिविलियंस का उसमें कोई से नहीं है, उसमें कुछ लेना देना नहीं है, उनको नहीं पता था ये होने वाला है। बट उन 2 लोगों की वजह से ना अब पूरे उसकी ना 17 लोग, जो 18 लोग जो बाकी के बचे, ग्रुप ए के 8 लोग और ग्रुप 1 के 10 लोग जिन्होंने कभी कुछ वायलेंस नहीं किया था, सबकी इमेज एक साथ रूइन हो जाती है बस उन 2 लोगों की वजह से। तो मुझे ऐसा लगता है कुछ ऐसा हो रहा है आजकल। ऐसी बात है कि किसी भी रिलीजन का जो भी इंसान गलत करे, और ये दोनों साइड्स पे हो रहा है, दोनों साइड्स पे हो रहा है। क्योंकि मैं नहीं मानता कि नॉर्मल कामकाजी इंसान कभी भी इन लड़ाइयों में और भसड़ों में पड़ना चाहेगा। भाई, लोगों को अपनी फैमिली चलाने से मतलब है। हमारा लॉ एंड ऑर्डर उस पर एक्शन ले और बाकी सभी लोग देश में शांति से रह सके। इतनी सिंपल सी बात तो समझ ले, अपने यहाँ डाल ले। मैंने तेरे 4 एंटी हिंदू वीडियोस की बात करी थी एक पिछले वीडियो में। एक वीडियो था जहां तू चिलम को भोले का प्रसाद बता रहा था, भगवान शिव को डिसरिस्पेक्ट कर रहा था। जय बाबा बोलेगी। ये वीडियो अब तूने हटा लिया, जो कि अच्छी चीज है, तो तेरी तारीफ की जानी चाहिए, गुड बॉय। दूसरा वीडियो था जहां तू हिंदू मंत्रों का मजाक उड़ा रहा था। और पंडित सेक्सी मंत्र पढ़ का भी ब्याह करवा दे जल्दी, सेक्सी मंत्र पढ़ का भी ब्याह करवा दे जल्दी। वो वीडियो भी अब तूने हटा लिया, फिर से गुड बॉय। लेकिन 2 और तेरी मैंने वीडियोस बताई थी। ये हटाई भी तो उसने कंट्रोवर्सी के बाद थी, जब इसका ये मुनव्वर फारूकी वाला कंट्रोवर्सी हुआ था और एक मीम पेज ने सब कुछ कंपाइल करके और इसको कॉल आउट कर दिया था इसकी हरकतों पे। जो मीम पेज आज तक इसको सपोर्ट करता था हिंदुइज्म के नाम पे, उसी ने इसके अगेंस्ट बात कर दी, क्योंकि एल्विश यादव ने अपेरेंटली उसको डॉक्स कर दिया था। डॉक्स यानी उसका एड्रेस पब्लिक कर दिया था, या पता नहीं कॉन्टैक्ट डिटेल्स कुछ। एक जहां तू पीछे जय श्री राम लिखकर कहता है कि ये ऐप इंस्टॉल करो, यहाँ कैडी स्ट्रीमर्स मिलेंगे, स्वाद आ जाएगा। तूने कहा बहुत सारे लोगों से दोस्ती कर सकते हो, चाहे इंडिया के हो बाहर के हो। 17 मिलियन से ज्यादा होस्ट है और भाई बहुत कैडी स्ट्रीमर्स है, मतलब स्वाद आ जाएगा तुम्हें। इस पार्ट को तूने अभी तक हटाया नहीं है, तो इस छी यार, एक्चुअली इट्स द फैक्ट कि पीछे राम भगवान का नाम लिखा है, वो एक्चुअली डिस्गस्टिंग चीज़ है। क्योंकि अगर तुम हमारे बुक्स, रिलीजियस बुक्स पढ़ोगे, हिंदू लड़कों को कह रहा हूँ मैं, कि अगर तुम अपनी रिलीजियस बुक्स पढ़ोगे भाइयों, तो तुम्हें पता चलेगा कि हमारे यहाँ फीमेल्स को
हमेशा गॉडेसेस की तरह देखा गया है, किस लेवल की रिस्पेक्ट दी गई है। लोगों का इस टाइम पे दिमाग इतना पॉल्यूट हो चुका है ना, मतलब घटिया बात सोचने के अलावा कुछ कर ही नहीं सकते वो एक औरत को देख के, एंड इट्स वेरी सैड। और फिर यही लड़के ना वो लाल झंडा लगा रहे होते हैं, सनातनी वाला। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। पार्ट को रिमूव कर दे। भगवान राम का पीछे नाम आज की डेट में ना मैं मानता हूँ तुम कलयुग है ये, तुम इन चीज़ों से को अवॉइड नहीं कर सकते, तुम्हारे सामने ये चीज़ें पड़ी रहेंगी और मैं भी कोई दूध का धुला नहीं हूँ। बट टू प्रमोट सच अ थिंग, अपना प्लेटफॉर्म तुम लोगों को गंदी आदतों से बाहर निकालने की कोशिश करने में भी तो लगा सकते हो ना। कोशिश वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि वो निकले ना निकले इसकी कोई गारंटी नहीं है, पर कोशिश कर सकते हो अच्छा इन्फ्लुएंस करने की। शायद तुम्हारा लाइफस्टाइल देख के उनको ऐसा लगे कि यार ये इंसान यहाँ तक पहुँचा है, शायद इस हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करके पहुँचा है। एल्विश को देखने वाले यंग हरियाणा के लड़के क्या सोचते होंगे कि भाई देखो भाई कितना कूल है भाई, चिलम फूक रहा भाई, जय बाबा बोलेगी, ये बोलते होंगे वो। आई बेट यू दिस, क्योंकि मैंने अपने सामने होते हुए देखे हैं भाई ये चीज़ें, हरियाणा में बहुत कॉमन है। लिखकर ऐसी छिछोरापंती करना अच्छा नहीं होता। एक चौथी वीडियो है जो सबसे प्रॉब्लमैटिक है, जहां तू हनुमान चालीसा का मजाक उड़ा रहा है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। ये वीडियो तूने अभी तक नहीं हटाई है तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं। टाइम कोड है 550 से लेकर 608, 851 से लेकर 905। अब इस वीडियो को देखने के बाद इस पार्ट को ट्रिम कर दियो। अब अगली बात यह है कि तू भगवान राम की तस्वीर लगाकर एक हुडी बेच रहा है, धर्म के नाम पर अपना बिजनेस चला रहा है। प्रॉब्लम वाली बात यह है कि तू हिंदू धर्म के शास्त्रों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। क्या धर्म हिंसा तथा, जिसको नहीं पता इसका मतलब अहिंसा ही परम धर्म है, मतलब अहिंसा को प्रैक्टिस करना ही सबसे उच्च दर्जे का काम है, सबसे श्रेष्ठ काम है, धर्म का काम है। और धर्म हिंसा तथैव च, और धर्म के लिए हिंसा उससे भी श्रेष्ठ है। ये वायलेंस प्रमोट, ये सेकंड लाइन गड़बड़ है भाई, ये वायलेंस प्रमोट करती है। धर्म हिंसा तथैव च, ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। इनफैक्ट गीता में जहाँ अर्जुन को कृष्ण भगवान ने ये बोला है पहला अध्याय शुरू होने से पहले, अर्जुन को डाउट था कि मैं तीर नहीं चलाना चाहता हूँ, मैं कैसे द्रोणाचार्य पे और मैं कैसे उन लोगों पे तीर चला दूँ, अपना बाण चला दूँ जिन लोगों ने मुझे चलाना सिखाया है, भीष्म पितामह का भी जिक्र हुआ है उसमें बीच में। तो ये समझाने के लिए कि लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ये कहा था कि इस टाइम पे युद्ध करना ही तुम्हारा धर्म है, तो शस्त्र उठाओ। ये लोग आज से पहले कौन थे और इनके साथ क्या हुआ है वो नहीं सोचेंगे युद्ध करते वक्त। और आज के बाद भी अगर तुम खत्म हो जाते हो या इनमें से कोई खत्म हो जाता है तो बस शरीर खत्म होगा, सोल का जर्नी कंटिन्यूज। सोल को इम्पॉसिबल है खत्म करना, क्योंकि वो मेरी एनर्जी है, मेरी दी हुई एनर्जी है तुम सब में। कृष्ण भगवान ने जहाँ तक मुझे ध्यान है ये बोला था, और इसीलिए उन्होंने बोला कि अर्जुन अभी के लिए जियो, लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, शस्त्र उठाओ। तो इन द प्रेजेंट मोमेंट युद्ध करना ही तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा धर्म है, तो शस्त्र उठाओ। टीचिंग ये था, टीचिंग ये नहीं था कि सनातन को बचाने के लिए हिंसा करो, टीचिंग ये कभी भी नहीं था कहीं पे भी। ये बहुत गलत चीज़ है। आचार्य प्रशांत बता चुके हैं, मैंने भी कई वीडियोस में बताया है कि धर्म हिंसा तथैव च, ये लाइंस किसी हिंदू स्क्रिप्चर में कहीं नहीं कही गई हैं। कहीं नहीं लिखा हुआ है धर्म हिंसा तथैव च। और इससे आपके रोंगटे भी खड़े हो जाने चाहिए कि ये कौन सी सेंट्रलाइज्ड कॉन्स्पिरेसी यूनिट है जो इतनी बड़ी बड़ी साजिशें करती है कि जो बात धर्म ग्रंथ में लिखी भी नहीं हुई है उसको संस्कृत में लिख करके उसको चारों तरफ व्हाट्सएप से और दूसरे जरियों से फैला देती है। तो या तो तू मुझे दिखा दे कि किसी हिंदू स्क्रिप्चर्स में ये लाइंस लिखी गई हैं, या फिर इस हुडी को अपनी क्लोथिंग लाइन से हटा दे, नया डिजाइन करवा लियो जिसमें एक्चुअली में हिंदू स्क्रिप्चर्स की लाइनें लिखी हो अपने हुडी पर। अब मैंने भगवान भाई ये बहुत कॉमन है, लोग गीता की लाइंस को मिस इंटरप्रेट करते हैं। और अभी तुम्हें एक मीम चलता दिख जाएगा, एक बाबा का मुझे नाम याद नहीं है, वो गुरुजी बड़े फेमस हो रहे हैं। वैसे तो वो अपनी तरफ से सही बातें ही करते हैं, पर उन्होंने एक जगह गीता का मतलब मिस इंटरप्रेट किया, जिसके लिए उनसे जो बड़े जो वहाँ पे बैठे हुए थे ना गुरु, उन्होंने उनको डांटा कि आधा कहीं लिखा हुआ था, कुछ आधा करके लिखा हुआ था। उन्होंने कहा कि गीता में राधा का जिक्र है, देखो राधा लिखा हुआ है। तो अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपनी दुकान चलाने के लिए लोगों को ये बेवकूफ़ बनाते हैं, ये गलत डायरेक्शन में गाइड करते हैं, ये कह के कि सोचो गीता इज़ एक्चुअली नॉट अ रिलीजियस बुक, वो लाइफ टीचिंग्स के ऊपर है। अगर तुम ध्यान से गीता की टीचिंग्स को समझोगे तो तुम्हें रियलाइज़ होगा कि ये बहुत बुद्धिस्ट टीचिंग से और स्टोइसिज्म से मैच करती है। बहुत अलग लेवल प्रैक्टिकल ज्ञान है गीता में, लाइफ के ऊपर। इट हैज़
ऑलमोस्ट नथिंग टू डू विद रिलीजन। मुझे कुछ बातें पढ़ के ऐसी लगी थी कि हाँ ये शायद बाद में ऐड की गई हूँ, तो मैंने उन चीज़ों को क्वेश्चन किया था और मुझे बाद में समझ आ गया कि हाँ कहीं ना कहीं स्क्रिप्चर्स को, क्योंकि भगवान की तो बस बोली हुई है, भगवान की लिखी हुई थोड़ी हुई है। जिन लोगों ने अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट कर लिया वो उस हिसाब से उसको ट्रांसलेट करते करते उसमें लाइंस जोड़ते घटाते गए। और यहाँ ये चीज़ डेंजरस हो जाती है क्योंकि हम हमेशा रेफर उन्हीं चीज़ों को करते हैं जब भी रिलीजन के ऊपर मुद्दे उठते हैं। तो अंधा भरोसा कभी किसी पे मत करो। ये दिया है भगवान ने, ये दिया है तुम्हें, ये दिया है, ठीक है। अपने गट इंस्टिंक्ट को यूज़ करो, अपने दिमाग को यूज़ करो, किसी की बताई हुई बातों पे मत चलो भाई। अपनी बुक्स अपने लिए खुद पढ़ो। राम के ऊपर वीडियोस बनाए तो तुझे करंट लग गया। हमारे ध्रुव भाई इतने बड़े राम भक्त है, तुझे करंट इसलिए लग रहा है क्योंकि तेरे मुंह में राम है और दिल में नाथूराम। ये जो तेरे दिल में नाथूराम गोडसे है ना, इसको बाहर निकालना है। तेरे दिल को शुद्ध करने की जरूरत है। इसमें उपनिषद की वसुदेव कुटुंबकम की हिंदू टीचिंग्स डाल। अब बातें तो और भी बहुत सी हैं करने की, लेकिन ये वीडियो काफी लंबा हो रहा है। खासकर तेरी मिसोजिनी के बारे में अभी ज्यादा बात करी नहीं है। किसी औरत को तू मजाक में चुड़ैल कहता है, भाई देख लो भाई चुड़ैल। फिर एक वीडियो में कहता है कि लड़कियां मजे लेने वाली नहीं होती। लड़कियां देखकर तुम्हें मजा आ जाएगा, मजा करने वाली लड़कियां तो नहीं है भाई। कार लेने जाता है तो तुझे ये समझ नहीं आता कि सेल्स गर्ल भी किसी की बहन बेटी होती है। अपना पेट पालने के लिए नौकरी कर रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तू और तेरे दोस्त उस पर वल्चर्स की तरह नजरें गाड़ने लगे। मैंने एल्विश के, ये तो चलो लड़कियों का हो गया, मैंने एल्विश के एक रीसेंट व्लॉग में जहाँ ये फॉरेन में गया हुआ था, मैंने उसके क्लिपिंग्स देखे मीम पेजेस पे कि ये किसी ब्लैक आदमी के ऊपर बार बार कैमरा जूम कर गया और उसके ऊपर रेसिस्ट कमेंट्स पास कर रहा है। इट वाज डिसअपॉइंटिंग, इट वाज रियली डिस्गस्टिंग। तुम लोग को लगता है उनको समझ नहीं आता कुछ। भाई भाषा ना समझ आती हो, इंटेंशन सबको समझ आती है। और मैं तुम्हें मज़े की बात बताऊंगा, आज आधे ज़्यादा लोगों को भाषा भी समझ आनी शुरू हो गई है इंटरनेट के चलते। इट्स नॉट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड तुम लोग क्या कह रहे हो, इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट। ये सरासर बदतमीजी है, गलत बातें या गलत कमेंट्स पास करना। कम से कम आंटी से ही शर्मा लेता। कहता है कि माँ ये कटारिया तो रशियन से चिपट गया। हाँ तो पुलयासी करिए, कटारे रशियन के चिपट रहा हूँ। कभी सोचा कि आंटी इतना ऑकवर्ड महसूस कर रही हैं? ओवरऑल ये जो वीडियो है इसमें बहुत कुछ सोक इन करने के लिए होगा तेरे लिए। तू ज्यादा कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए क्लियर कट सिंपल भाषा में 10 टास्क तेरे को देना चाहूंगा। ये 10 चीजें कर ले ताकि तू अपने फॉलोअर्स को सुधार सके और हम साथ में मिलकर समाज को और देश को सुधार सके। नंबर 1, नफरत फैलाना और देश को तोड़ना बंद कर। इस नरसंहार समर्थक कैरेक्टर की कवर पिक को हटा दे अपनी ट्विटर प्रोफाइल से और स्वामी विवेकानंद या डॉक्टर अब्दुल कलाम जैसे किसी संत रूपी इंसान की तस्वीर लगा। फिर ट्वीट कर भारतीय एकता जिंदाबाद, तब जाकर फिर खुद को राष्ट्रवादी कहना। नंबर 2, जनता की, देश के यूथ की आवाज तू उठाए। ये तुझसे एक्सपेक्ट कर नहीं सकता, शायद तेरे लिए ज्यादा हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, लेकिन बेटिंग एप्स को प्रमोट करना बंद कर दे। ये सारी घटिया एप्स देश के यूथ को गलत दिशा में ले जा रही हैं। अगर तुझे स्पॉन्सर चाहिए एक बार मुझे पर्सनल मैसेज कर दियो, मैं तुझे स्पॉन्सर्स लाके दूंगा। नंबर 3, जो एंटी हिंदू वीडियोस हैं तेरे चैनल पर, भगवान राम का नाम लेकर जो छिछोरापंती करने वाली वीडियोस हैं और हनुमान चालीसा का मजाक उड़ाने वाली वीडियोस हैं, उन पोर्शंस को क्लिप कर दे अपने वीडियोस से। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। नंबर 4, जिस हुडी पर तूने हिंदू स्क्रिप्चर्स को डिस्टॉर्ट किया है उसको रीडिजाइन कर ले, उस वाली हुडी को हटा दे और एक ऐसे कोट का इस्तेमाल कर जो एक्चुअली में हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स में हो। नंबर 5, एक ये तेरी वीडियो है होली पर भांग पीकर सेट हो गए, उस वीडियो को हटा दे। अगर तुझे नशा करना है तो तू कर ले, तेरी मर्जी है, लेकिन देश के यूथ को इस गलत डायरेक्शन में मत लेकर जा। नंबर 6, जिस वीडियो में तू और तेरे दोस्त उस सेल्स गर्ल के बारे में नॉनसेंस बात कर रहे हैं वो घिनौना वीडियो हट जाना चाहिए। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं होता जहां किसी छिछोरे एक्सप्रेशन के साथ तुम किसी लड़की की डिग्निटी पर अटैक करने लगो। नंबर 7, क्लास 7 की मैथ्स की टेक्स्ट बुक उठा और उसमें परसेंटेज का जो चैप्टर है एक बार उसे रिवाइज। भगवान भाई मुझे ट्रॉमा हो रहा भाई इस किताब को देख के। आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, भाई ये जीवन का ट्रॉमा थी भाई। अच्छा लोग कहते हैं भाई बचपन की यादें, बचपन का ट्रॉमा भाई मुझे कभी नहीं चाहिए स्कूल का टाइम वापस, कभी भी नहीं। नफरत थी मुझे इन किताबों से। तो तुम खुद बहुत सच चीजें दिखा रहे हो। तुम गोल्ड का रेट जो वर्ल्ड लेवल पे होता है अब हमारी सरकार के हाथ में थोड़ी है। गूगल कर कि गोल्ड का रेट कैसे डिसाइड होता है, इससे तुझे समझ में आएगा कि गोल्ड का भाव डिसाइड होने में सरकार का क्या रोल होता है। ये वाला आर्टिकल सामने आएगा, इसको एक बार पढ़ लियो, क्योंकि देख बेवकूफ होना कोई बड़ी बात नहीं होती। प्रॉब्लम तब होती है अगर किसी इंसान को उसकी बेवकूफी का एहसास ही ना हो। नंबर 8, मैंने देखा कि तूने गालियां देनी कम कर दी है। जो वीडियो तूने मेरे ऊपर बनाया था उसमें एक भी गाली नहीं थी। बहुत ही अच्छी बात है, गुड बॉय। अब अपनी एल्विश आर्मी पीछे जो वीडियो तूने मेरे ऊपर बनाया था उसमें एक भी गाली नहीं थी। बहुत ही अच्छी बात है, गुड बॉय। अब अपनी एल्विश आर्मी को भी रील बनाकर या ट्वीट करके कहे कि ये माँ बहन की गंदी गालियां आज से देना बहुत बढ़िया भाई। 295 गाने में एक लाइन है ना कि तेरी माँ और उसकी माँ में फर्क कुछ नहीं। ये अकल 295 वाला तुम्हें मीम याद है? राहुल गांधी बोल के गया था ना अपने इंटरव्यू में 295, आपने सिद्धू मूसे वाले का गाना सुना?
भाई थोड़ी लेट मिलेगी, लेकिन तुझे थोड़ी अकल आ गई है इस मामले में। इसलिए अब अपनी एल्विश आर्मी को भी सिखा। वो मानेंगे नहीं मानेंगे वो उनकी मर्जी है, लेकिन तू कोशिश तो कर अपनी तरफ से। नंबर 9, हथियारों को ग्लैमराइज करने वाले और लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करने वाले तू बहुत गाने बना चुका है। अगला गाना किसी अच्छी चीज पर बना। ये हनी सिंह और बादशाह टाइप के गानों से जो गंदगी फैलती है, इसकी जगह कुछ पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन कर भारतीय संस्कृति में। जियान भाई को क्यों तोड़ा? और फाइनली टास्क नंबर 10, आखिरी चीज। बचपन में वो गेम याद है जो हम खेला करते थे? पोशम पा भाई पोशम पा, लाल किले में क्या हुआ, 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल में जाना पड़ेगा। याद रखियो कि ये बचपन का एक गेम था। तू रियल लाइफ में पोशम पा क्यों खेल रहा है? कहीं पर मारपीट करता है, कहीं पर किसी को धमकाता है, कहीं स्नेक वेनम वाला केस निकल कर आता है, तो कहीं मनी लॉन्ड्रिंग का इंजाम। इस सबसे मन नहीं भरा क्या? मैंने पिछले वीडियो में बताया था लोगों के बारे में इतनी उठपट। ये भगवान भाई, एल्विश को तो मैं अगर उसकी जगह होता एंग्जाइटी पड़ जाती भाई। मुझे तो एंग्जाइटी अटैक हो जाता कि मेरे तो कुकर्म सारे सामने रख दिए। चीजें कहेगा तो किसी दिन क्रिमिनल डिफेमेशन का केस भी लग जाएगा तेरे ऊपर। नफरत फैलाएगा तो किसी दिन 153A का केस भी लग जाएगा, डिस्टर्बिंग कम्युनल हार्मनी। एक बार तो तूने किसी को कार से टक्कर ही मार दी थी, वो इंसान बच गया, थैंकफुली शुक्र है। किसी ना किसी दिन ये पोशम पा के इस गेम में तू सही में जेल की रोटी खाने लगेगा। इसलिए कह रहा हूँ सुधर जा, अभी भी टाइम है। उम्मीद करता हूँ ये काउंटर तेरे लिए काफी रहा होगा। अभी भी मन ना भरा हो काउंटर से तो मुझे बता दियो। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये काउंटर इन सभी गोदी यूट्यूबर्स के गैंग के लिए काफी रहा होगा। उम्मीद है बाकी गोदी यूट्यूबर्स को भी एक सीख मिलेगी इस वीडियो से। तब तक के लिए अगर आप इंटरेस्टेड है यूट्यूब को अपना करियर बनाने में, तो कोर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कूपन कोड है elvish420। और रिलीजन वाले एस्पेक्ट के ऊपर एक और जो मैंने डिटेल वीडियो बनाया था वो ये है, यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद। पर्सनल इंसल्ट्स तो दबा दबा गए थे। मुझे तो ऐसा लग रहा है हर तीसरे मिनट में, 35 मिनट में, हर तीसरे मिनट पे अनपढ़ तो बोला गया एल्विश को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। भाई मुझे किसी ने बोला था कि ध्रुव के वीडियो का किसी ने काउंटर किया है, जाके उसका देखो। पता नहीं कौन इंजीनियर करके कोई यूट्यूबर, तो मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, आई एम सॉरी। तो मुझे कोई जोर लगा नहीं भाई उस बंदे की बात में। मतलब वही बात है कि फैक्ट्स में तुम्हारे जोर होना चाहिए ना, फैक्ट्स तुम्हारे लेजिट होने चाहिए, जो कि अब तक तो किसी ने प्रोवाइड नहीं किए हैं ध्रुव के अगेंस्ट। तो करेंगे तो बात आगे बढ़ सकती है। जहाँ तक रह गई काउंटर देने की बात इस वीडियो की, मुझे लगता है DW वाला एक ही पॉइंट मुझे सब में लगा, एक DW वाला पॉइंट और एक जिसके लिए क्रिप्टो करेंसी वाला पॉइंट जिस पे ध्रुव ने खुद को सपोर्ट किया है। तो उन दो चीज़ों पे मुझे लगता है काउंटर बन सकता है, क्योंकि जिन चीज़ों के लिए ध्रुव ने अब तक ब्लेम किया था एल्विश को और एल्विश की सपोर्टिंग पार्टी के लोगों को, उसी चीज़ के लिए उसने खुद के लिए ऐसे बोल दिया कि मुझे कोई फ्यूचर नहीं दिख सकता, मेरे पास कोई शक्तियाँ नहीं है। ऑल्दो मैं इस चीज़ में ये ज़रूर कहूँगा उसने अपनी तरफ से पूरा रिसर्च और पूरे चेक्स डालने की कोशिश की, और उसके बाद भी कई बार गड़बड़ हो जाती है भाई। दैट्स द रियलिटी एंड द फैक्ट कि ही एक्सेप्टेड इट, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। मुझे पता है एल्विश कभी इस चीज़ को एड्रेस भी नहीं करेगा कि मैंने एक्चुअली बेटिंग ऐप्स प्रमोट की, या फिर मैं उस टाइम पे पैसे के लिए लालची हो गया, या मैंने कभी सोचा नहीं कि इस लेवल पे कॉन्सिक्वेंस हो सकता है इस चीज़ का। बट आज के बाद मैं नहीं करूँगा ना, आई एम सेटिंग अ न्यू स्टैंडर्ड फॉर माई सेल्फ, क्योंकि मुझे ध्रुव की वीडियो देख के एक जेन्युइन बात फील हुई। मुझे पता है एल्विश कभी ऐसी बात नहीं करेगा, विच इज़ वाई आई डोंट टेक हिज साइड इन ऑल ऑफ दिस। पर हाँ, DW वाले बिल्कुल भी अनबायस्ड नहीं है, चालाक हैं, अनबायस्ड दिखने की कोशिश करते हैं पर है नहीं। तो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो भाइयों। आई होप यू एंजॉयड द रिएक्शन, और काफ़ी लंबा हो गया ये वीडियो भी, 1 घंटे का हो गया। तो आई विल सी यू ब्रोज इन द नेक्स्ट वन। शायद मैं पूरव का वीडियो देखूँ अगला, उसने भी कुछ डाला हुआ है। पीस।